इंडियन इकोनॉमी की नई क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछली की वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडियन इकोनॉमी है क्या और उस कौन-कौन से देशों में किस तरीके की इकोनॉमी चलती है, वो सब के बारे में हमने बात किया था। अलग-अलग टाइप्स के बारे में बात किया था, इकोनॉमी किन-किन टाइप्स की होती है, सबके बारे में डिटेल में बताया था। 2 घंटे की वीडियो थी, आपने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, 70 से अधिक लोगों ने देखा उस वीडियो को। तो बहुत बढ़िया बात है, इतने लोग देख रहे हैं उस वीडियो को, काफ़ी अच्छा वॉच टाइम भी उस पे आया है। तो मैंने सोचा कि अब इसका नेक्स्ट पार्ट देते हैं। अगले संडे को मुझको चढ़ गया था बुखार और उसके साथ-साथ जो है मुझे जो है जुकाम भी हो गया, तो मैंने वीडियोस नहीं बनाई। आज जो संडे है, तो मैं सोच रहा हूँ आज वीडियो बनाऊँ और रात का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो वीडियो लंबी होगी, तो देखना ज़रूर एंड तक। क्योंकि अगर आप एंड तक देखोगे वीडियो को, तो आपको ये जो चैप्टर है, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, आपको क्लियर हो जाएगा और इससे जो यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। तो काफ़ी कमाल की वीडियो होने वाली है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन में हमने जो बात किया था, वो इकोनॉमिक कौन-कौन से इकोनॉमिक जो है टाइप्स होते हैं, उनके बारे में बात किया था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी में अलग-अलग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कौन-कौन से हैं, यानी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कौन-कौन से हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसके आधार बहुत सारे बनेंगे कि किन-किन आधारों पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को समझेंगे। हम जो समझने वाले हैं मात्र 2 या 3 मतलब आधार पे समझेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन-कौन से हैं, जिसको आपको समझना है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और 2024 के यूपीएससी के प्री एग्जाम में उससे क्वेश्चन आया भी है, इसी टॉपिक से। तो मैं चाहूंगा कि मैं वही पढ़ाऊं जो आपके एग्जाम में थोड़ा रिलेवेंट हो और साथ में आपके इकोनॉमिक्स की लय को बनाकर निरंतर चलता रहे, आपको टॉपिक कनेक्टेड रहे, चैप्टर्स आपसे कनेक्ट होते रहें, तो वो हम पढ़ते रहेंगे सीधे-सीधे। तो अभी हम बात कर रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के, तो पहले हम बात करते हैं कौन-कौन से सेक्टर्स होंगे। तो पहला जो हम बेस मानते हैं, वो मानते हैं कि बेस मतलब आधार, किस आधार पे वर्गीकरण किया जाएगा। आधार होगा ना वर्गीकरण करने का। आधार मतलब होता है कि इन-इन तरीकों से वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी बाँट सकते हैं इसको। तो पहले जो हम बात है विकास के आधार पे, कि विकास होगा वो कितना विकास होगा तो कहाँ पर कौन सा सेक्टर होगा, इतना ज़्यादा विकास होगा तो कौन सा सेक्टर होगा। तो इस आधार पे हम उसको वर्गीकृत करते हैं कि इतना विकास हुआ तो इस सेक्टर में जाएगा, इतना विकास हुआ तो इस सेक्टर में जाएगा। या फिर ये चीज़ें इस सेक्टर में रहेंगी, ये चीज़ें इस सेक्टर में रहेंगी, ये चीज़ें इस सेक्टर में रहेंगी। इकोनॉमी है ना, वो हम बातें करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में। तो हम यहाँ पे 2 आधार आपके बना लेते हैं। मेरे साथ आप नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप नोट्स बनाते चलोगे ना साथ में, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। देखो मज़ा क्यों आएगा? जब नोट्स बनाओगे ना, देखिए, जैसे मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, तो ये मेरे नोट्स हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो अगर आप नोट्स बनाते चलते हो ना, तो आपको जो रिवीजन करने में बाद में बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आप अभी पढ़ते चले जाओगे, बाद में आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि रिवीजन जब करने का टाइम आएगा, तो आप कहोगे कि मैंने पढ़ा क्या? तो वहाँ पे आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा सही से। इसके लिए हमें करना क्या है, हमको अभी से नोट्स बनाते चलने हैं और लास्ट टाइम में जब आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो हम बेसिकली ये करने वाले हैं। तो हम लोग 3 आधार पे इसका वर्गीकरण करते हैं गाइस। पहले पहले हम लोग जो आधार लेंगे वो विकास के आधार पर लेंगे। मैं आधार यहाँ पे नहीं लिखाता हूँ, डायरेक्ट लिखाता हूँ कि 3 सेक्टर में कैसे-कैसे बाँटेंगे। पहला जो होगा वो होगा प्राथमिक क्षेत्रक, यानी कि प्राइमरी सेक्टर। इंग्लिश में मैं बोलता चलूँगा, आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम से तो लिखते जाइएगा। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में रेगुलर पढ़ाना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बिकॉज़ मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो हिंदी मीडियम ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो प्राथमिक सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर, इसको मैं पीएस से लिख देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे, ठीक है? और उसके बाद आएगा तृतीयक क्षेत्रक, जिसको हम लोग बोलेंगे टर्सरी सेक्टर। और उसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा चतुर्थ सेक्टर, यानी चतुर्थ क्षेत्रक। और आप लोग को बताता है कि चतुर्थ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी सेक्टर, है ना? क्वाटरनरी सेक्टर, ठीक है? और उसके बाद आपका आएगा पंचम क्षेत्रक, पंचम क्षेत्रक, ठीक है? इसको क्या बोलोगे? इसको फिफ्थ सेक्टर बोल दोगे, है ना? तो ये बेसिकली 5 पहले क्षेत्रक हो जाएंगे। किस आधार पे ये होंगे? तो ये आधार जो होगा वो विकास के आधार पे होगा, विकास के आधार पे, ठीक है? इस आधार पे हम ले रहे हैं इसको। और दूसरा जो हम लेंगे वो लेंगे सरकार के हिस्सेदारी के हिसाब से। सरकार किसमें? सरकार के हिसाब से भी क्षेत्रक हो गए ना, जैसे आप पढ़ते हो ना कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। कौन-कौन से क्षेत्र? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक, यानी निजी क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक। निजी को अंग्रेजी में क्या बोलते हो? प्राइवेट सेक्टर। निजी को अंग्रेजी में क्या बोलोगे?
प्राइवेट सेक्टर्स, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर, और दूसरे नंबर पे सरकार की हिस्सेदारी, है ना, सार्वजनिक क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक, यानी कि इसको क्या बोलोगे, पब्लिक सेक्टर, इसको क्या बोलोगे, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बोलोगे। ठीक है, देखिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, डिटेल में इस पे बात करेंगे कि क्या होता है निजी क्षेत्र, क्या होता है सार्वजनिक क्षेत्र। जब आप एक एक टॉपिक पकड़ोगे, उस पर डिटेल डिस्कशन करोगे, तो वहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और याद रखना है, जब भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तो हमें टॉपिक जो पढ़ना होता है उसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके मजबूत होंगे तो आपको क्वेश्चन में को रिलेशन लगा के आप जो है क्वेश्चन को आंसर उनके निकाल सकोगे। तो काफी फायदा मिलता है क्वेश्चन के आंसर निकालने में, जब आप जो है कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हो। मैं माइक देख रहा था कि माइक ऑन है कि नहीं, वरना कई बार पता है क्या हुआ, मैं वीडियो लगा देता हूँ माइक और इसमें नहीं ऑन नहीं था, बस ऐसे बनता रहता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है बाद में। तो इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ कभी बीच बीच में, तो देखता रहता हूँ, तो वो आप इग्नोर करिएगा। तो ये हो गया इसके आधार पे। उसके बाद अगर हम बात करें कि संगठन के आधार पे, तो संगठन के आधार पे भी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें दो पार्ट क्या होगा, एक होगा संगठित क्षेत्रक, क्या होगा, संगठित क्षेत्रक, संगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए होता क्या है कि जैसे कोई काम कर रहा होता है ना, कोई काम कर रहा है, तो वो कैसे काम कर रहा है कि कहीं पे उसकी, जैसे कोई मान लो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में ऐसे बहुत सारे टीचर होते हैं इनका कोई मतलब नहीं होता, वो ऐसे भरे रहते हैं भेड़ बकरियों की तरह, और वो पढ़ाते रहे नर्सरी केजी को, तो वो संगठित क्षेत्र नहीं, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल नहीं कर रही होती प्राइवेट स्कूलों पे इतना ज्यादा, है ना, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो संगठित क्षेत्र, तो संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, संगठित क्षेत्र जिनको हम क्या बोलोगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना। ये संगठित क्या कहलाएंगे, जैसे गवर्नमेंट की कोई जॉब होती है संगठित, उसमें उसमें पेंशन भी मिलती है, उसमें सैलरी रेगुलर मिलती, टाइम पे मिलती है ना जाओ तो पनिशमेंट मिलती है, तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, और क्या हो गया, संगठित क्षेत्र हो गया, और उसके बाद दूसरे नंबर पे उसमें हो जाएगा असंगठित क्षेत्र, क्या हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज सेक्टर, और इसमें अनऑर्गेनाइज, ठीक, लिख लेना यही वाली बात, ठीक, अनऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे इसका वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण मतलब क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को इतने क्षेत्र को हम बांट सकते हैं, और भी क्षेत्र है उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं देखो, मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, वो भी इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, तो इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ा रहा हूँ। अभी आप जो ये इकोनॉमिक के सेक्टर देखते हो, फ्यूचर में बदल भी सकते हैं, बदल में और बढ़ जाएंगे, 6 आ सकता 7, क्योंकि अभी इन सेक्टर में जो चीजें रखी गई हैं, वो फ्यूचर में हो सकता है कोई ऐसी जॉब आ जाए, जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, वो कोई ऐसी जॉब क्रिएट कर दी जाए कि वो इन सेक्टर्स में ही ना आ पाए, वहां से जो है कुछ मतलब हो ही ना, तो उसको अलग सेक्टर में रखना पड़ेगा, तो ये बेसिकली हो सकता है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं। पहले मैंने बात किया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्रक और पंचम क्षेत्रक, फिर निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक, फिर संगठित और असंगठित क्षेत्रक। इनके बारे में हमने डिटेल में आपको समझा दिया है, समझा नहीं सॉरी, इसके बारे में मैंने आपको एक तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ये क्षेत्रक होते हैं। अब बात करते हैं, यहां से उठाते हैं और इन सबको लाइन बाय लाइन पढ़ते चलते हैं। तो गाइस पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में, कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। देखिए प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है, आप जो है मेरे साथ लिखते चलिएगा, हेडिंग जरूर लगाइएगा, जो मैं लिखूं उसको बोर्ड पे वो आप अपनी कॉपी में जरूर उतारिएगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर, ठीक, प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, ठीक है, देखिए प्राइमरी सेक्टर वो होगा जिसमें जो है जो भी देखिए पुराने समय में क्या होता था, लोग क्या करते थे, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री में अगर आप घुसो थोड़ा, है ना, हिस्ट्री पढ़ा नहीं होगा अभी, तो हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा होगा, तो हिस्ट्री में जब देखोगे तो इंसान शुरुआत में कैसा था, शुरुआत में इंसान का सिर्फ एक ही काम था, वो था खाना खाना, और जो है जानवरों का शिकार करके खाना खाना, बस यही काम था, सोना शिकार करना। उसके बाद धीरे धीरे जब वो प्रगति की ओर बढ़ा, विकास की ओर बढ़ा, डेवलपमेंट किया, तो वो धीरे धीरे खेती करना शुरू किया। यानी सबसे पहले इंसान ने क्या उगाया, खेत से फसल को उगाना शुरू किया। यानी प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, जो हम प्राकृतिक संसाधनों द्वारा जो है किसी चीज का उत्पादन करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों द्वारा क्या करेंगे, उत्पादन, प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों द्वारा क्या करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा उत्पादन। ठीक है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा उत्पादन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा,
यहाँ पे हमें क्या समझना है, यहाँ पे हमें ये समझना है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस क्या है। प्राकृतिक मतलब जो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि भूमि हमको कहां से मिली है, भूमि हमको कहां से मिली है, भूमि हमको मिली जो है वो मिली है धरती हमको कहां, प्रकृति से तो मिली है भूमि। भूमि हमको कहां से मिली, हमको प्रकृति से मिली, हमको किसी ने दिया नहीं है। जल, भूमि हो गया, ठीक है, जल हो गया यानी वाटर, वाटर हमको किसी ने दिया है, ये हमको प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है। अगर सीधी भाषा में कहूं तो हमको भगवान ने दिया है, हमको अल्लाह ने दिया, हमें गॉड ने दिया है, ठीक है। तो इन लोगों ने हमको क्या, हमें क्या दिया है, भूमि दिया है, जल दिया है, हवा दी है, पानी दी है, इन सब चीजों से, पहाड़ दिए हैं, तो इन सब चीजों से अगर उत्पादन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो हमें प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। यानी इनसे हम चीजों का प्रोड्यूस करेंगे, उगाएंगे चीजों को, उससे उनको हम बेचेंगे जाके, तो उससे हमें लाभ होगा, तो उससे हमें पैसे मिलेंगे, और जहां पैसे मिले वहां पे इकोनॉमी आ जाती है, ठीक है। तो होता क्या है, हम प्राकृतिक संसाधनों ने क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों द्वारा क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब इस उत्पादन की प्रक्रिया में क्या होता है, इस उत्पादन यानी जब उत्पादन कर रहे हो तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, कुछ तैयार होता है, कुछ क्या होता है, तैयार होता है, ठीक है। तो ये तैयार होता है, यही उत्पादन होता है। क्या होता है, उत्पादन, जो मतलब जो तैयार होता है, जो हम प्राकृतिक संसाधनों द्वारा मतलब उगाएंगे, वही हमारा उत्पाद होता है, ठीक है, उसी को हम उगा रहे होते हैं, ये बेसिकली होता है, ठीक है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आते क्या क्या है, जैसे इंसान क्या क्या करता है, प्राथमिक क्षेत्रों में अगर हम कहें क्या क्या चीजें आती हैं, तो प्राथमिक क्षेत्रों में इंसान करता क्या है, कृषि करता है। क्या करता है, कृषि। कृषि में जो भी हम फसल उगाएंगे वो सब किस में आ जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। खेती में हमने क्या उगाया, मतलब जो है धान, गेहूं, है ना, और जो है जौ उगाया, मक्का उगाया, ठीक है, ये सब चीजें हमने उगाई, तो ये सब क्या कृषि के अंडर में आ रही है, ठीक है। और क्या हमने किया, हमने और प्राकृतिक चीजों में और हमने क्या किया, हमने पशुपालन किया। पशुपालन यानी कि हमने क्या किया, हमने जानवरों को पाला। तो जानवरों को जो पाला है ना, वो जानवर कहां से मिले, हमने जानवर बनाया नहीं, वो प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति प्रदत्त है, यानी हमको प्रकृति ने दिया है। तो जो प्रकृति ने दिया है वो पशुपालन, वो किस क्षेत्र में आएगा, वो आएगा प्राथमिक। मुर्गी पालन किया, मुर्गी पालन से क्या मिले, अंडे मिले, अंडे को हमने बेच दिया, तो वो जो अंडे किस क्षेत्र के उत्पाद हैं, वो हमारे हैं मतलब प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद है, प्राइमरी सेक्टर के उत्पाद है, हमने प्राइमरी सेक्टर से उनको उत्पादित किया है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या कहलाता है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों द्वारा चीजों का उत्पादन किया जाता है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। तो पशुपालन हो गया, ठीक है, उत्खनन हो गया, खनन कर लो, उत्खनन कर लो, बात एक ही, ठीक, खनन हो गया। खनन, खनन करना क्या मतलब, माइनिंग, माइनिंग का मतलब क्या होता है, जमीन है, जमीन में हमको कोई प्राकृतिक संसाधन दिखा, कोयला दिखा, हमने खोद के कोयला निकाल लिया, फिर से एक बार फिर से अब पाट दिया, फिर से जब मन किया फिर से उत्खनन कर लिया, दोबारा से खोद दिया, तो उत्खनन हो गया, है ना, दोबारा से खोल लिया, तो उत्खनन करना हो गया। तो ये सब किसके अंदर में आते हैं, ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। वानिकी करना, वानिकी मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे भाई साहब वानिकी क्या होता है। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ो भाई साहब तो एनसीईआरटी पढ़ लो, ये चीजें आपको वहां पे पता चल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पशुपालन में आपका क्या आ जाएगा, पशुपालन में आपका गाय पालन, मुर्गी पालन, ठीक है, इसमें लिख लेते हो गाय, है ना, गाय को पालना, ठीक है, मुर्गी पालन करना, ठीक है, मछली पालना, मत्स्य पालन, ठीक है, ये सब पालना। हनी बीज, हनी बीज क्या होती है, मधुमक्खियां, है ना, तो मधुमक्खी पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन। तो ये सब चीजें किसमें आ जाती हैं आपकी, ये सब आ जाती हैं आपकी जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। किसमें आ जाती हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं गाइस, ठीक है। मधुमक्खी यहाँ पे लिखा है गाइस, बीस, है ना, हनी बीस जो होती है, जो शहद निकलता है जिनसे, तो वो बेसिकली इसके अंडर में आती है, ठीक है। तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है, समझ में आया कि नहीं। अब एक बात आप ध्यान समझिएगा, कृषि के तहत जो भी उत्पादित होगा वो सब किसके अंडर में आएगा, इसके अंडर में आएगा। अब देखिए पशुपालन क्या, पशुपालन में हमने गाय पाली, गाय किस लिए पाली, गाय से हमको क्या मिलेगा, दूध मिलेगा। तो दूध किस क्षेत्र का उत्पादन है, वो हमारा प्राइमरी क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन है। हमको मुर्गी, मुर्गी से हमको अंडे मिले, अंडे हमने बेच दिए मार्केट में, तो वो किस क्षेत्र के अंदर आते हैं, वो हमारे प्राइमरी सेक्टर के आते हैं। मत्स्य, मछली पाला, मछली को काटा, खच से बेच दिया, हो गया क्या, बन गई मछली, बन गई। उसके बाद का हमको नहीं पता, हमें सिर्फ तब तक पता हमने मछली बेची, पाली, तो वो किसके क्षेत्र के अंदर आएगी, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएगी। हमने मधुमक्खी बेची, मधुमक्खी से शहद निकाला, शहद निकाल के हमने बेच दिया किसी को, तो वो किसके अंदर आ गया, वो हमारे प्राइमरी क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर में आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जो मैं बक रहा हूं इतनी देर से, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाहता हूं आपको। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं प्राइमरी क्षेत्र वो होगा जिसमें प्राकृतिक संसाधनों द्वारा चीजों को उत्पादन किया जाएगा, तो वो आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएंगे। अभी इससे क्वेश्चन बनेगा तब नहीं बता पाओगे, चटाक से मारेंगे कान के नीचे, तो वहां पे ध्यान से समझना है। यहाँ पे अभी आप मैं आपको टॉपिक बता दिया ना, यही होता है प्राथमिक क्षेत्र, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है।
समझ में आ गया कि नहीं? ये आपको समझ में आया? आपने इसको नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। नहीं नोट कर लिया तो स्क्रीनशॉट लो, नोट करो फटाफट, ठीक है। अब जो हम आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या समझेंगे। प्राइमरी क्षेत्रक आपने समझा, प्राइमरी क्षेत्रक के बाद आपका आएगा सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। एक बात आपको याद रखनी, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड का मतलब क्या होता है इतना आपको नहीं पता है तो भाई पढ़ो तनिक दिमाग लगा के, ठीक है। यहाँ पे ध्यान समझो। देखिए, द्वितीयक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। द्वितीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, इसको सेकेंडरी सेक्शन बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। देखिए, अब ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा भाई साहब। देखिए, पता है मैं चाय पीता रहता हूँ, चाय पीने से क्या होता है पता है, नींद नहीं आती है, इसलिए मैं चाय पी लेता हूँ कभी कभी। तो देखिए, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा। देखिए, सेकेंडरी सेक्टर में आप समझिए ध्यान से, अभी आपने क्या किया है, अभी आपने खेती की है, क्या की है, खेती यानी कि कृषि। आपने क्या की, कृषि किया है, ठीक। कृषि जो होता है वो आता है आपका किस क्षेत्र के अंदर, वो आता है आपका प्राइमरी सेक्टर यानी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। खेती करके आपने क्या उगाया, खेती करके आपने उगाया, मान लीजिए इस समय कौन सा सीजन चल रहा है, इस समय चल रहा है सीजन आलू का। किसका चल रहा है, आलू, पोटैटो, है ना, आलू, ये आलू है, ठीक। अब आलू जो हो गया ये किसके अंडर में आता है, आलू। आपने ये भी किसके अंदर आ गया, ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। आपने आलू उगाया, कृषि से तो उगाया, जमीन से उगाया, और कहीं से आसमान थोड़ा टपक गया, लो आलू आया टपक से, ऐसा थोड़ा ना होगा। आलू कहाँ से आएगा, आलू हमने खेत में उगाया तो उससे कई सारे आलू निकले, उसको हमने क्या किया, पैक किया बोरे में। हमने क्या किया, बोरे में पैक किया। अब बोरे में पैक करने के बाद हमने उसको ट्रक पे लादा, ट्रक पे लादा, ट्रैक्टर पे लादा, या फिर अपनी पीठ पे लादा कि लेके चल रहे टमुक टमुक, है ना। लेके गए, कहाँ लेके गए, लेके गए हम लोग किसके, भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए हम लोग लेके गए कोल्ड स्टोरेज, बहुत बड़ा स्टोरेज, उसमें हमने दे दिया। स्टोरेज में रखा ना, तो वो कहाँ, वो किस क्षेत्र के अंदर आएगा। तो हमने यहाँ पे आलू का क्या किया, आलू का हमने क्या कर दिया है, भंडारण किया है। भंडारण यानी स्टोरेज, स्टोर करके रख दिया। कोल्ड स्टोरेज होते नहीं आलू रखने वाले, बड़े बड़े एकदम खूब बड़े बड़े, तो उसमें क्या किया, उसमें रखा है, सेकेंडरी सेक्शन में आ गया। अब भंडारण करने के बाद क्या होगा, देखो देखो यहाँ बात हमारी समझो। जब कृषि का उत्पादन हम आलू का कर रहे थे, आलू हमने उगाया, तो उसमें हमने कुछ पैसे लगाए, उससे आलू हुआ। अब आलू को जो हमने यहाँ पे रखा ना, तो इससे रखने हमने तो बेच दिया आलू को भंडार के लिए, तो आलू भंडार में रखा है, जिसको खरीदना होगा खरीदेगा आके। लेकिन जब हमने भंडार पे रखा तो इस पे भी कॉस्ट लगती है। क्यों कॉस्ट लगे, रनिंग कॉस्ट लगेगी नहीं, कैसे, देखो जैसे हमने आलू को, मान लीजिए कमरा है, इस कमरे में हमने आलू रख दिया, तो रखने के बाद हमें इसका टेम्परेचर उतना रखना पड़ेगा ताकि आलू सड़े ना, खराब ना हो। अगर आलू खराब हो गया तो हमको स्टोर में रखने की क्या जरूरत, हम घर पे रख दो, वहां से आते। लेकिन हमने बेचा, क्यों बेचा, ताकि ये सुरक्षित रहे, जिसको लेना वो लेगा आगे, अभी देखना, ठीक है। तो ये भंडार की इस पे कॉस्ट लगेगा, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा। अब देखिए, इस आलू को, इस जहां पे भंडार था उसने क्या किया, इसको बेच दिया किसी कंपनी को। किसको बेच दिया, किसी कंपनी को, ठीक। मान लीजिए अंकल चिप्स वाली कंपनी को बेच दिया। किसको बेचा, यहाँ पे अंकल चिप्स की एक कंपनी आती है, उसको इन्होंने बेच दिया। अब इस अंकल चिप्स वाली कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने इस आलू का, जो यहां से हमने आलू निकाला था, इस आलू का इसने बना दिया चिप्स। क्या बना दिया, चिप्स बना दिया। क्या बना दिया भाई साहब, चिप्स। और इस चिप्स को इसने क्या किया, पैकेट में किया पैक, थोड़ा नमक मिर्चा लगाया भाई, और पैकेट में किया पैक, और उसके बाद इसने लोगों को बेच दिया। इसके बाद इसने क्या किया, लोगों को बेच दिया। अब ध्यान से यहाँ पे समझो, ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करना, बहुत तो अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इतना अच्छे से आज तक कभी पढ़ाया नहीं किसी को। तो मैंने यहाँ पे आलू उगाया, आलू को हमने भंडार की, कंपनी ने क्या किया, इसका चिप्स बना दिया। तो चिप्स बनाने की प्रोसेस है, चिप्स बनाने की क्या है, प्रोसेस, प्रक्रिया जो है, ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये प्रोसेस किस क्षेत्र के अंदर आएगा, वो आएगा द्वितीय क्षेत्र के अंदर। यानी फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण जो होता है वो किसके अंदर में आता है, वो आता है द्वितीय क्षेत्र के अंदर। यानी अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें, प्राकृतिक संसाधन जो हमने उगाए हैं प्रकृति द्वारा, जल का दोहन करें, इन सब चीजों का दोहन अगर करते हैं, तो वो किस सेक्टर के अंदर आएगा, वो हमारा द्वितीय क्षेत्र। जो मैं एक एक बात बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ऐसे नहीं मैं कुछ भी बोले दे रहा हूँ, टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, एक कहानी नहीं जोड़ दे रहा हूँ कि मैं एक दिन गया, मैं रास्ते में घूम रहा था, तो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, तो टॉपिक समझिए, समझे आप ध्यान से। तो मैंने क्या बताया, आलू जो है वो आलू उगाया, तो वो किस क्षेत्र में है, प्राइमरी में। आलू को जो हमने चिप्स बना दिया, चिप्स बना के जो हमने बेच दिया, चिप्स बनाने के दौरान जो फूड प्रोसेसिंग है वो किस सेक्टर के अंदर आएगी, वो किस सेक्टर में आएगी, वो द्वितीय सेक्टर में आएगी। तो मैं जो आपको इतना बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ इसको। कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्राथमिक क्षेत्र से जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है, उसको नए उत्पाद बना दिया जाए, तो ये गतिविधि किसमें चली जाती है,
ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। तो यही बात मैं आपको बता रहा था, यही चीज नोट्स में लिखी हुई है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। तो इसको हम, इस जो द्वितीय क्षेत्रक है ना, इसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्रक भी बोलते हैं। इसको और कौन सा क्षेत्रक बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्रक भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। हम लोग जो है द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो मेन काम होता है, सारा काम वो किसमें हो रहा है? वो इंडस्ट्रीज में हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्रों में हो रहा है ना, इंडस्ट्रीज में हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, उस फैक्ट्रीज में चीजों का उत्पादन हो रहा है। जैसे हमने मान लो जूट, हमने मान लो रेशम उगाया, रेशम के कीड़े उगाए, रेशम बनाया। अब उस रेशम से कपड़े बनाने का जो काम है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होगा। वो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज काम कर रही है ना, वो किस सेक्टर के अंदर आएंगे? वो हमारे द्वितीय क्षेत्र के अंदर ही आती है, जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आई कि नहीं बात? अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। जैसे आपने दूध उगाया, दूध जब तक है तब तक वो किस क्षेत्र की? वो प्राइमरी सेक्टर की। दूध को जैसे हमने बना दिया पनीर, दूध को हमने क्या बना दिया? पनीर। दूध से क्या बन गया? दूध से बना दिया हमने क्या? पनीर। जैसे पनीर बना तो वो आ गया तुरंत किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में। दूध होगा 40 रुपए लीटर, लेकिन अगर पनीर है तो वही महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग का काम हो, फूड प्रोसेसिंग का काम हो, तो महंगा हो जाएगा पनीर। दूध का हमने दही बना दिया, दही महंगा हो गया, तो वो किस सेक्टर के अंदर आएगा? वो हमारा द्वितीय क्षेत्र के अंदर आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातों को? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैं मेरे चील चिक के चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें जब आपको टॉपिक मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप समझ पाओगे, है ना। आपको वहीं पे दिमाग लगाना है कि ये सेकेंडरी में है कि फर्स्ट में है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तब समझ पाओगे। ठीक है, तो और जैसे यहाँ पे, जैसे मान लो हम दूध को पनीर, जैसे आम है, आम क्या है? आम। आम समझ ही रहो ना, आम लोग सब खाते हो, मैंगो, है ना। तो आम, आम का हमने क्या बना दिया? जूस। तो आम को जो हमने जूस बनाया ना, तो जूस बनाने का जो प्रोसेस है, फूड प्रोसेसिंग होगा, तो वो किस सेक्टर के अंदर आ जाएगा? वो हमारा सेकेंडरी सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, यही आम का अगर हम बना दे आइसक्रीम, क्या बना दे? आम की आइसक्रीम बनती है ना, आम मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? तो हमारा द्वितीय क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि द्वितीय क्षेत्र क्या होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि भैया समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो फिर से वीडियो डिलीट करके फिर से बना दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र। इसके बाद बात करते हैं तृतीय क्षेत्र के बारे में। देखिए, द्वितीय क्षेत्र में हमने सब चीज पढ़ लिया। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आएगा। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी ने कुछ उगाया तो वो द्वितीय क्षेत्र में, मतलब बनाया किसी चीज को, उसके लिए कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए कच्चा माल। कच्चा माल हमने किससे बना लिया? रॉ मटेरियल हमने बना लिया प्राथमिक क्षेत्र से, प्राइमरी सेक्टर से। हमने प्राइमरी सेक्टर में क्या, जितना कच्चा माल था सब उठाया, इंडस्ट्री में डंप कर दिया। डंप करने के बाद इंडस्ट्री ने क्या, उसको बना दिया। बनाने के बाद अब खेला होगा ना भाई साहब, बनाने के बाद क्या होगा? बनाने के बाद यहाँ पे नंबर आती है तृतीय क्षेत्र के बारे में। इसकी बारी आएगी तृतीय क्षेत्रक। अब तृतीय क्षेत्रक यहाँ पे कैसे आ गया? देखो ध्यान से, इसको बोलेंगे टर्सरी सेक्टर। अंग्रेजी देख लेना यार, फालतू में लगता है। तो तृतीय क्षेत्र क्या होगा? तृतीय क्षेत्रक में टर्सरी सेक्टर होगा। अंग्रेजी पॉइंट याद रखना है, टर्म याद रखना है, टर्मोलॉजी याद रखनी है। अंग्रेजी नहीं लिखना है एग्जाम में ना, जाके आपको हिंदी लिखनी। तो तृतीय क्षेत्रक में क्या होगा? अब ध्यान समझिएगा भाई साहब। तृतीय क्षेत्रक में जो हमने प्राइमरी सेक्टर में उगाया, उसको हमने द्वितीयक सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग कर दी। फूड प्रोसेसिंग के बाद हम जब दुकान पे लेके गए, अब दुकानदार जब बेचेगा आपको, तो वो दुकानदार किसके अंदर आएगा? वो आपका तृतीय क्षेत्र के अंदर आएगा। क्योंकि दुकानदार का काम क्या है? भले ही आपने उसको पैसे दिए हैं, आपने पैसे दिया कि भैया लाओ दो रुई, सॉरी, आप भैया रवा लाओ, है ना। आप भाई जो है मुझे वो चिप्स पैकेट दे दो जो आपने आलू से उगाया। आलू बना, आलू से चिप्स कंपनी ने बनाया, कंपनी से आपने दुकानदार को बेच दिया, कंपनी ने। अब दुकानदार जो हमको दे रहा है, वो दे तो रहा है, वो एक प्रकार का लेन देन ही है, लेकिन वो एक प्रकार की सेवा है, सर्विस है। वो क्या है? एक प्रकार की सेवा है, सर्विस है। उत्पादन और सेवा में अंतर होता है। हम किसान किसी चीज को प्रोड्यूस करता है, सेवा देने का काम किसी दुकानदार का होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना एक सेवा है। मैं आपके पैर नहीं दबा रहा हूं, फिर भी मैं आपके पैर दबाने के बराबर ही कार्य कर रहा हूं। मैं आपको सेवा प्रदान कर रहा हूं। तो सेवा जो देना है वो किस क्षेत्र के अंदर आएगा? वो आपका तृतीय क्षेत्र के अंदर आएगा। इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र क्या होता है? तृतीय क्षेत्र में जो है वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। तृतीय क्षेत्र में क्या नहीं होता है? वस्तु का, ध्यान से लिख लीजिएगा भाई साहब, वस्तु का उत्पादन नईखे होवेला, है ना, नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा मैं भोजपुरी बोल लेता हूँ, क्योंकि मेरे मामा जो है ना वो आजमगढ़ में रहता है,
तो वहाँ पे जब मैं जाता था तो आजमगढ़ वाला टच मेरे को मिलता था हर बार, है ना? 1 महीने गर्मी की छुट्टी, हम लोग मामा के वहाँ जाते हैं भाई। गर्मी की छुट्टी में कहीं नहीं आना, मामा वहाँ, 1 महीना मामा वहाँ घूमो। मेरे मामा की दुकान थी सब्जी की और कोल्ड ड्रिंक की और वैसे सिगरेट वगैरह की। तो जो है मामा वहाँ पे जाता था ना, तो वहाँ पे जो है मैं दुकान पे बैठता था 1 महीने पूरा, है ना? मेरा एक और रीज़न है दुकान पे बैठने का, वो मैं किसी से बताता नहीं हूँ, आपसे भी नहीं बताऊँगा, ठीक है? तो मैं दुकान पे बैठता था सब्जी बेचने के लिए, वो सब करने के लिए। तो वो मैं क्या कर रहा था, मैं सेवा दे रहा था लोगों को। क्या कर रहा था, मैं सेवा दे रहा था कि भाई लो सेवा, सिगरेट पियो, है ना? कोल्ड ड्रिंक पियो, है ना? तो ये सब्जी ले जाओ, तो वो सेवा थी। उसके बदले लोग पैसे दे रहे थे भाई। अब पहले क्या होता था, पहले जब लोग पुराने ज़माने में तो लोग पैसे नहीं देते थे। लोग जैसे मान लो किसी को आलू की ज़रूरत है और मुझको ज़रूरत है चावल की, तो उसने चावल मुझको दे दिया, मैं उसको आलू दे देता था। तो ऐसे पहले चलता था, है ना? इस सिस्टम को क्या बोलते थे, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है? इस सिस्टम के वस्तु विनिमय प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। अब ये आप बताइए, अगर वस्तु का उत्पादन नहीं होता है तो इसमें क्या होता है? इसमें वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, जो वस्तुएं हमने उगाई हैं, वस्तुओं का वस्तुएं हमने उगाई हैं, वस्तुओं को सेवाओं के रूप में प्रदान करते हैं, वस्तुओं को सेवाओं के रूप में प्रदान करते हैं, ठीक है? वस्तुओं को हम क्या करते हैं, सेवाओं के रूप में प्रदान करते हैं। किनको प्रदान करते हैं? लोगों को प्रदान करेंगे और क्या अपने आप को प्रदान कर देंगे कि लो सेल्फ, है ना? खुद को दे दो, लो आलू 1 किलो चिप्स लो खुद को ले लो। ऐसे थोड़ा ना करेंगे, हम दूसरे को देंगे। तो वस्तुओं को हम क्या सेवाओं के रूप में प्रदान करेंगे, है ना? जैसे मान लो हमने आलू से चिप्स बनाया, अब चिप्स को हमने क्या किया, दुकान पे बढ़िया बैठे आराम से, कितने का चाहिए, 2 पैकेट लो, सेवा दे रहे हैं, पैसा 10 रुपए अलावा पड़ता है ना? तो ये हमने सेवा प्रदान कर दी, है ना? हमने सेवा कर दी। तो ये बेसिकली होता है। तो वस्तुओं को किसमें कर दिया हमने, सेवाओं के रूप में हमने ट्रांसफर कर दिया। इसमें कौन-कौन लगा, इसमें दुकानदार आ जाता है ना? जैसे दूध से हमने पनीर में, पनीर बेचने वाला आ जाएगा, भले ही उसको मोटा पैसा मिल रहा है एकदम, है ना? जैसे किसान लोग क्या करते हैं, किसान खेती करता है, खेती की तो उसे आलू उगाए, आलू को बेच भी देगा, स्टोरेज में नहीं देगा, वो बेच भी देगा। तो वहीं पे वो टर्सरी सेक्टर में भी आ जाता है डायरेक्ट, है ना? फर्स्ट प्राइमरी में है, लेकिन प्राइमरी से डायरेक्ट जंप मारेगा टर्सरी में, एकदम ऐसे करेगा, छाला से छलांग मार देगा। तो वो प्राइमरी से डायरेक्ट टर्सरी सेक्टर में जाता है। कैसे, जब वो बेचने जाता है बाजार में, अपनी बाजार में चला जाता है, मंडी नहीं लेके जाता, कि मंडी नहीं लेके जाता, मंडी में लेके जाएगा तब भी वो टर्सरी में आ जाएगा, सेवा प्रदान कर रहा है ना बेसिकली। तो ये बेसिकली हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ जाओगे। इसमें और कौन कौन चीजें आ जाएंगी, इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे अध्यापक हो गया, इसमें उदाहरण क्या होंगे, अध्यापक हो गए, ठीक है? डॉक्टर साहब हो गए। मेरी कोचिंग है हमारे गांव के थोड़ा आगे, तो वहां पे हमारे कोचिंग के बगल ही डॉक्टर साहब की दुकान है ना, जिसको क्लिनिक बोलते हो, ठीक है? तो अध्यापक हो गए, डॉक्टर हो गए, वकील हो गया भाई साहब, लॉयर, है ना? लॉयर, तो लॉयर भी क्या होता है, एक सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति होता है, सेवा ही तो हमको प्रदान करता है। तो वकील हो गए, ये सब हो गए, ठीक है? और जैसे पर्यटन हो गया, पर्यटन मतलब कि टूरिज्म, है ना? आप टूर पे कहीं गए तो लोग वो आपको टूरिज्म करा रहा है कि देखो भाई यहाँ पे ये था, यहाँ पे भानगढ़ का किला था, यहाँ पे भूत आता था रात को, वो रात को भूत की बातें मत करो, है ना? तो जो है ऐसे जो है चीजें हो रही हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका, तो ये आपका बेसिकली कहलाता है टर्सरी सेक्टर के अंदर आता है। और इसके अंदर में क्या क्या आ जाएगा, और इसमें आपका आ जाएगा जैसे बैंकिंग सेवा, बैंकिंग, आप जो है बैंक जाते हो, तो बैंक क्या है, आपकी एक सेवा ही तो करता है भाई, कौन सी सेवा करता है, पैर आपके दबाता है, पैर नहीं दबाता, वो आपका बेसिकली पैसा रखता है, पैसा रखता है। और पैसा रखना भी एक कमाल की बात है ना, आपसे कोई के 10 लाख रुपए लो, मेरे रख लो, आप दिन रात नहीं सोओगे, 10 लाख रुपए रखा है, जल्दी से उठ के देखोगे हाई कि नहीं, है ही नहीं, तो ऐसे देखोगे। तो बैंक क्या करता है, हमको सेवा देता है, कौन सी सेवा देता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे पैसे को, है ना, हमारी सिक्योरिटी रखता है पैसे को, ठीक है? तो ये बैंकिंग सेवा हो गई। इंश्योरेंस हो गया, क्या हो गया, इंश्योरेंस हो गया। तो इंश्योरेंस यानी जो आप कराते हो ना, इंश्योरेंस कराया जाता है हर एक चीज का, गाड़ी का इंश्योरेंस करा, ठीक है? को बीमा बोलते हो, तो वो बेसिकली हो गया, ठीक है? बीमा लिख लो, ठीक है? तो ये बेसिकली हो गया। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आपका टर्सरी सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है? इसमें डिटेल में बहुत कुछ लिख सकते हो, लिखना चाहो ना तो आप पूरी किताबें हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इतनी मोटी इकोनॉमिक की बुक है ना, रमेश सिंह जी की, है ना? तो इतनी मोटी बुक आप पढ़ के क्या अचार डालोगे, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में एक बार आ गया ना, तो आप ये सब चीजें एकदम अच्छे से क्वेश्चन बना दोगे तुरंत ही। मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन लास्ट में, तो आप कहोगे ये क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, मैं तो ऐसे कर दूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन कर दोगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो क्वेश्चन में अटका रहोगे जिंदगी भर। मैं आपको सही बताऊँ ना, जब मैं क्वेश्चन पहली बार यूपीएससी का देखा था ना, वो वाला जो इससे इस टॉपिक से आया, तो मैं कहता हूँ ये तो मैंने पढ़ा, ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था, क्वेश्चन एकदम क्लियर नहीं था मेरे को, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था।
मैंने अदर जगह से पढ़ा, अलग-अलग जगहों से, तो मुझको समझ में आ गया भाई साहब क्या होता है। जो मैंने आपको पढ़ाया ना वो काफ़ी कमाल का है, उससे आप क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे, अभी देखना। तो ये बेसिकली हो गया तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे चतुर्थ क्षेत्रक के बारे में, फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। धीरे-धीरे क्लास लंबी होती जाएगी, आपका जो है ये दिमाग यहीं पे रुक नहीं पाएगा क्योंकि रुकना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, हमें इतनी अटेंशन जो है ना वो मिल नहीं पाता है। मैं आपको सही बताऊँ ना, जब मैं 2019 में यूट्यूब पर वीडियो बनाता था, मैं ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं बनाता क्योंकि मुझको बहुत से लोगों ने कहा, "भाई लंबी वीडियो बनाओ, कोई देखेगा ही नहीं, तुम भाग जाओगे सब लोग।" तो मुझे नहीं मतलब समझ में आता कि लोग लंबी वीडियो क्यों नहीं, मैं तो लंबी-लंबी वीडियोज़ देखता था, मैं बहुत लंबी वीडियोज़ देखता था। मैं पढ़ाई करता ना उस समय मोबाइल से, तो मैं तो लंबी वीडियोज़, लेकिन मुझसे बहुत से लोग कहते हैं, "भाई लंबी वीडियो मत बनाना।" हम कहा उससे कहते हैं पैसे भी कम मिलेंगे। हमने कहा लंबी वीडियो बनाएँगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, देर तक देखेंगे तो ऐड बहुत ज़्यादा आएँगे, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तुम बोल रहे हो पैसा कम मिलेंगे, तो मैं लंबी वीडियोज़ नहीं बनाता था। मैंने जब मैंने यूट्यूब मेरा जब ग्रो हुआ, 10,000 सब्सक्राइबर हुए पुराने चैनल पे, तो मैंने फिर यूट्यूब पे लंबी वीडियोज़ बनाई। आधे घंटे की, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, ऐसे मोबाइल फ़ोन से, अभी मोबाइल फ़ोन से बना रहा हूँ। तो लंबी वीडियोज़ में बनाता चला गया। तो वो एक्सपीरियंस देता है आपको, टीचिंग का एक्सपीरियंस देता है। जब 3 घंटे, 4 घंटे लगातार खड़े होके आप पढ़ा रहे हो, हाँ, यू आर इन अ फ्लो ऑफ टीचिंग। आप एक टीचिंग के फ्लो में हो कि आप आग लगा देंगे, है ना? आज से हमारे पढ़े बच्चे यूपीएससी क्लियर करेंगे, है ना? इससे आपके मन में ख्याल आने लगता है। तो वहाँ पे वो थॉट प्रोसेस जनरेट होती है बेसिकली। तो ये मैं बात कर रहा था, ठीक है? तो अब अगर हम बात करें चतुर्थ क्षेत्रक के बारे में, ठीक है? धीरे-धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ आपको आगे। तो चतुर्थ कलर भी चेंज करता रहूँ तो आपको तनिक अच्छा भी लगेगा, है ना? कि एक कलर देख के आप भी बोर हो जाते होगे भैया। काला खुद है, काला कोट भी पहना है, काला अंदर टी-शर्ट भी पहना है, काले बाल भी हैं इसके, काली आँखें भी हैं और ब्लैक बोर्ड पे इंक भी काली चला रहा है। तो सब कुछ काला ही काला है ना? तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो कुछ चेंज करो कलर। तो कलर हमने कर दिया ये ब्लू, ठीक है। रेड तो है नहीं, देखो ये आपको दिख रहा होगा रेड, लेकिन जादू ऐसा कि नहीं चलेगा, ब्लैक ब्राउन ऐसा चलता है। कमाल है ना, ये मेरा कमाल है। तो चतुर्थ क्षेत्रक में क्या आता है, अब देखिए प्राइमरी में आपने पढ़ा, सेकेंडरी आपने पढ़ा, टर्सरी आपने पढ़ा, तीनों क्षेत्रक आई होप आपको सबको याद हो गए होंगे कि ये तीनों क्षेत्रक क्या होते हैं। अब देखिए ध्यान से, कुछ क्षेत्रक ऐसे हैं ना जो आपके समझ में नहीं आते होंगे ये क्षेत्रक किस में आएंगे, जब आप देखोगे, है ना? जैसे अब लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी ना कोई सेवा है ना कुछ है, उसमें आपको कोई कुछ दे रहा है, उसमें आपको सिर्फ चीजें दी गई हैं, लो बैठो आराम से। लाइब्रेरी जो जाते हो, बुक्स वहां पे आपको मिलती है कि लो बैठो आराम से पढ़ना है पढ़ो वरना घूमो। तो वहाँ पे जो आपका है ना वो इंटेलेक्चुअल मामला है, यानी बौद्धिक वहाँ पे शक्ति ज़रूरी होती है ना? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि बौद्धिक कार्य ज़रूरी हो जाए, जहाँ पे क्या हो? बौद्धिक कार्य, जहाँ पे क्या हो? बौद्धिक कार्य हो, बौद्धिक मतलब कि बुद्धि, है ना? बौद्धिक कार्य, जहाँ पे बौद्धिक कार्य लगे, वह जो क्षेत्र कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा चतुर्थ क्षेत्र यानी क्वाटरनरी सेक्टर, है ना? जिसको हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, है ना? बौद्धिक कार्य, दिमाग से जो कार्य करना पड़ेगा, है ना? दिमाग से कार्य करो। जब दिमाग से आप कार्य करोगे ना तो वो किस सेक्टर के अंदर आएगा? वो आपका आएगा चतुर्थ क्षेत्रक के अंदर। जैसे कि, है ना? लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स पढ़ना होता है ना? लाइब्रेरी पुस्तकालय, लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय, पुस्तकालय, ठीक है? तो लाइब्रेरी पुस्तकालय हो गया, ठीक? ये चीज हो गई। सूचना और संचार यानी सूचना, इंफॉर्मेशन एंड जो है इंफॉर्मेशन जो होती है बेसिकली, है ना? सूचना और प्रौद्योगिकी बोलते हैं ना, सूचना और प्रौद्योगिकी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, है ना? इंफॉर्मेशन जैसे मोबाइल फोन पे हो गया तो वो इंफॉर्मेशन ही तो भेजता है एक दूसरे को, तो वो किस क्षेत्र के अंदर आएगा? तो वो आपका चतुर्थ सेक्टर के अंदर आएगा, उसको क्वार्टरनरी हम बोलते हैं, है ना? क्वार्टरनरी सेक्टर, ठीक है? प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी हो गई, आप मेरे यहाँ बैठे बैठे मोबाइल से यूट्यूब पे चल पे पढ़ रहे हो, तो ये पढ़ाना जो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाना ना, ये किस क्षेत्र के अंदर आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा चतुर्थ क्षेत्र के अंदर, यानी क्वार्टरनरी सेक्टर के अंडर में आ जाएगा। और क्या हो सकता है? और इसमें रिसर्च हो सकती है, क्या हो सकती है? रिसर्च हो सकती है। कोई साइंटिस्ट था उसने रिसर्च कर दी, ठीक है? रिसर्च कर दिया। एजुकेशन यानी नॉलेज जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? एजुकेशन, तो एजुकेशन किस सेक्टर के अंदर आएगा? वो आपका आएगा चतुर्थ क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है? तो इसमें ऐसी गतिविधियां शामिल होती हैं जो आपकी बौद्धिक कार्य की क्षमता को डिफाइन करती है, बौद्धिक कार्य की क्षमता को डिफाइन करती है। तो ये बेसिकली आपके किसके अंदर आती है? चतुर्थ क्षेत्र के अंदर आती है। लास्ट हम लोग जो बात कर लेते हैं वो बात कर लेते हैं पंचम क्षेत्र के बारे में। किसमें बात करेंगे? पंचम
क्षेत्र के बारे में। इसको क्वानरी बोलते हैं, सॉरी गाइस, मैंने वहां पे फोर्थ सेक्टर बोल दिया, इसको क्वानरी सेक्टर बोलते हैं, है ना। क्वानरी सेक्टर, QUINERY सेक्टर, कॉर्नरी सेक्टर, स्पेलिंग सही है आई थिंक, यस, यहाँ पे ए होगा बस गाइस, ठीक है। तो कॉर्नरी सेक्टर, तो कॉर्नरी सेक्टर जो होता है ना वो क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो कॉर्नरी सेक्टर में आती है जो आपकी गवर्नमेंट होती है, क्या होती है, गवर्नमेंट। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट आ जाएगी, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो बेसिकली होती है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गई या फिर गवर्नमेंट की जैसे गवर्नमेंट द्वारा जो है चलाई जाने वाली चीजें होती है ना। जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा क्या चीजें चलाई जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हो गया यहाँ पे जो काम आते हैं, जैसे कि मान लो प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो प्राइम मिनिस्टर सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन वो उस तरीके की सेवा प्रदान नहीं करते, तो ये किसके अंदर, पंचम क्षेत्र के अंदर आ जाता है, गवर्नमेंट जो होती है वो इसके अंदर में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए जैसे एनजीओ वगैरह हो गए, है ना, एनजीओ वगैरह हो गए, एनजीओ भी किसके अंदर आ जाएगा, वो पंचम क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं, है ना, यानी कि फिफ्थ कॉर्नरी सेक्टर के अंदर आ जाते हैं, ठीक, एनजीओ वगैरह हो गए, ठीक है। तो मीडिया जो होता है, मीडिया, है ना, जो देखते हो ना, मीडिया, लोकतंत्र का एक खंबा, ठीक है। तो वो भी किसके अंदर आता है, तो वो हमारा पंचम क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक, एनजीओ वगैरह हो गया, है ना। गैर सरकारी संगठन, है ना, गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ हो गए, ठीक है। और जैसे क्या हो गई, निर्णय लेने वाली संस्थाएं होंगी, जैसे न्यायपालिका हो गया, ठीक है। तो कोर्ट वगैरह, तो ये सब किसके अंडर में आ जाता है, वो पंचम क्षेत्र के अंदर आ जाता है, ठीक है। उच्च स्तरीय संस्थाएं, है ना, जो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, जैसे यूपीएससी जो होता है ना, एसएससी हो गया, तो ये सब किसके अंडर में आती है, आपकी पंचम क्षेत्र के अंदर आती है। इनके बारे में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें एक पेशेवर तरीके से पढ़ना है। पेशेवर का मतलब क्या होता है कि हमें जो एग्जाम में आता है, एग्जाम के ओरिएंटेड ही पढ़ाई करनी है, हमें ज्यादा नहीं पढ़ लेना है कि एकदम मार खूब सारा पढ़े जा रहे हो, यूपीएससी में जो नहीं आता एकदम दिमाग गोबर करे बैठे हो, खूब सारा पढ़ डालो, उतना ज्यादा नहीं पढ़ना होता। इतना लोग कहते हैं, पढ़ना बहुत होता है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना होता कि आपको जो है दुनिया के सबसे 30 मार्क का नॉलेजेबल पर्सन बन जाना है एकदम, कि आपको सब कुछ आता हो, है ना। यू आर द वन पर्सन कि जिसको सब कुछ आता, कुछ भी पूछ लो भाई सब कुछ आता, यूपीएससी वाला ऐसा बंदा होता, ऐसा नहीं होता यार, सब कुछ नहीं आता होता। आप देखो कितने सारे मॉक इंटरव्यू जो यूपीएससी क्लियर करते हैं, उनको बहुत सारी जानकारी नहीं पता होती, जब टीचर उनसे पूछता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती। हमें उतना ज्यादा ब्रॉड लेवल पे भी नहीं जाना है, हमें थोड़ा जो है यहीं पे भी थाम्बो थाम्बो करके रहना, छोटी लेवल पर रहना। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चतुर्थ क्षेत्र क्या होता है और पंचम क्षेत्र क्या होता है। ये हमने बात कर लिया विकास के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब हम बात करेंगे जो है सरकार की हिस्सेदारी के आधार पर भारतीय क्षेत्र के भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रहे होंगे। आई होप अगर नहीं समझ में आ रहे तो कमेंट में जरूर बताइएगा भाई साहब, क्योंकि देखिए एक ही तरीका है आपको समझाने का, कि जैसे आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिए, फिर से बता रहा हूँ, फिर से देखिए, अगेन एंड अगेन, यानी कितनी बार देखना वो आपको डिसाइड करना है। मैं आपको 7 दिन का समय देता हूँ एक लेक्चर का, अगर आप उस 7 दिन को पूरा याद कर ले एकदम कंठस्थ, 5-6 पेज होते होंगे जो मैं पढ़ाता हूँ, तो वो पूरा एकदम कंठस्थ हो जाए, आपको याद एकदम, जैसे कहते हैं पूछो क्या बताइए, जहां से पूछना है, जितना आपने पढ़ा बताइए, जो पूछना पूछ लीजिए, मुझको सब आता है। ऐसे जब बोलने लगो ना, तब समझ जाओ भैया मामला गड़बड़ है, ये खतरनाक बंदा है, इसको मत अंडर एस्टिमेट करिएगा, वरना बता देगा तुमको अच्छा से। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने क्या बताया, सरकार की हिस्सेदारी के आधार पे हमने 2 वर्गों में बांट रखा है इसको। पहला हो जाता है निजी क्षेत्र, पहले क्या हो जाएगा, निजी क्षेत्र, है ना, जिसको हम अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। अंग्रेजी में क्या बोलते हो भाई साहब, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। यार गला सूख जाता है, पानी पीना पड़ेगा, है ना। आप लोग इसको नोट जरूर करिएगा। देखिए प्राइमरी आप भी पानी पीते रहिएगा, आप जो साइड में बैठे ना, तो एक बोतल इतनी बड़ी वाली 1 लीटर वाली जो है लेके जरूर बैठा करिए, क्योंकि दिन में हमें कम से कम 6 से 7 लीटर या जितना हो सके उतना पानी पियो यार। पानी पीने से बहुत सारे रोग नहीं होते, जैसे पाइल्स हो गया ना, पथरी वगैरह होती तो वह सब गल जाती है ना, किडनी स्टोन जिसको बोलते हो। तो ये सब चीजें पानी वगैरह खूब सारा एकदम ऐसे पिया करो, यहाँ तक डट्टी तक जब तक ना आ जाए ना, उतना पिया करो, खूब सारा पानी, है ना। अब निजी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं भाई साहब, है ना। पानी पीने में ऐसा एनर्जी आ गई, आप तो लगता है कि उसको क्या बोलते हैं, जैसे जब गर्मी में ऐड आते थे कि चुस्ती सुबह गर्मी का सीजन आया ना, ऐसे करके ऐड आता था, तो उसमें सूरज क्या करता था, सूरज ऊपर से चूस लेता था सारी एनर्जी, क्रिकेट खेल लेते बच्चे, तो ऐसे वाला फील आ रहा था मुझको, ठीक है। तो ये बेसिकली था। तो बात करते हैं यहाँ पे किसके, निजी क्षेत्र के बारे में, है ना। तो निजी क्षेत्र में क्या होता है, आपने तो प्राइवेट सेक्टर सुना ही होगा। सबसे ज्यादा जिसमें सुन रखा है वो स्कूल के बारे में सुन रखा है, कि ये स्कूल प्राइवेट वाले जितना मांगते उतना फीस मांग लेते हैं, है ना।
हर साल फीस बढ़ाते रहते हैं। एग्जाम फीस, टॉयलेट फीस, पंखा फीस, फीस, गार्डन के फूल छूने की फीस, रोड पे चलने की फीस, गाड़ी की फीस, कपड़ा की फीस, सब कुछ फीस, पढ़ाई की फीस जोड़ते लिए पढ़ाते नहीं, है ना। तो ये सब हम सुनते रहते आए थे ना, तो हमारे घर में बच्चे पढ़ते हैं, सबके घर में बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं क्योंकि आप बड़े होंगे अगर शायद, है ना। तो ये हो सकता है ना। तो प्राइमरी सेक्टर, सॉरी प्राइमरी सेक्टर मतलब निजी जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हम जैसे बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट की भी कंपनीज होती है ना। और जैसे प्राइवेट कंपनी हमने एनजीओ बात कर लिया, प्राइवेट एनजीओ हो गए। तो ये सब क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर किसको बोलेंगे? तो प्राइवेट सेक्टर उसे बोलते हैं जिसमें, ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को भाई साहब, है ना। तो ध्यान से समझिए यहाँ पे, ठीक है। तो प्राथमिक निजी क्षेत्र क्या होता है? निजी क्षेत्र होता है जिसमें जो है स्वामित्व, स्वामित्व क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप जाइए और अपने आप को 2 तमाचा खींच के मारिए, फिर बताइए मुझको, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा। स्वामित्व मतलब होता है ओनरशिप। क्या होता है? ओनरशिप। अब आपको कि ओनरशिप भी नहीं पता तो भाई मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, है ना। तो ओनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए मार्कर है, ये क्या है? मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर की कीमत है 25 रुपए। तो ये जो मार्कर है इसको किसने खरीदा? मैंने खरीदा, मैंने सचिन सैनी ने खरीदा। तो सचिन सैनी का ये मार्कर है, यानी हु इज द ओनर ऑफ दिस मार्कर? मी, मैं हूं इसका मार्कर, है ना। सॉरी, मैं हूं इसका ओनर, है ना, मेरा है ये। अगर मुझसे कहे कि ये फोन किसका है, ये फोन किसका है, ये फोन मेरा है, ऑनर कौन है इस फोन का? मैं ऑनर हूं, समझे कि नहीं। अगर मैंने कोई कोचिंग खोली है तो वो कोचिंग का ऑनर कौन है? मैं हूं ऑनर, है ना। तो ये बेसिकली जो मेरी एक कोचिंग है अहमदपुर में, है ना, मेरे गांव से, लेट्स गो के नाम से, आप गूगल पे सर्च करिएगा, है ना, लेट्स गो अहमदपुर देवकली रोड, तो आपको मिल जाएगा, वहां की फोटोज वगैरह भी होंगी। देखिएगा एक बार सर्च करके, कभी फ्यूचर में अगर आपको जरूरत पड़े तो आप आ सकते हैं वहां पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ऑनर का मतलब क्या होता है? ऑनर का मतलब होता है स्वामित्व, किसका है वो, कौन है वो, तो वो बेसिकली होता है। तो अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की, तो स्वामित्व जो होता है ना, स्वामित्व अधिकतर, अधिकतर मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, अधिकतर का मतलब क्या होता है। अधिकतर, स्वामित्व अधिकतर किसी व्यक्ति के पास हो, है ना। स्वामित्व अधिकतर किसके पास हो? सरकार के पास ना हो, किसी व्यक्ति के पास हो। स्वामित्व अधिकतर किसके पास हो? व्यक्ति। देखो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, या फिर व्यक्ति का समुदाय भी हो सकता है, व्यक्तियों का समुदाय भी हो सकता है कि नहीं भाई साहब? बात करिए, आप बताइए, अभी बताइए। कोई भी व्यक्ति हो सकता है या फिर व्यक्ति का समुदाय भी हो सकता है। क्या हो सकता है? व्यक्ति का समुदाय क्या हो सकता है? व्यक्ति का समुदाय यहाँ पे हो सकता है ऑनर। क्या हो सकता है? ऑनर। ऑनर किसका हो सकता है? किसी भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का हो सकता है, कंपनी हो गया, कोई भी जगह हो गई, उसका ऑनर, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है। अब देखिए अधिकतर का मतलब ये होता है कि 50+। अधिकतर का मतलब क्या होता है? 50+। अधिकतर का मतलब क्या होता है? 50, आधे से अधिक। अधिकतर का मतलब क्या हो गया? आधे से अधिक का भाग होता है ना। उसको क्या बोलोगे? उसको आप ऑनर बोल दोगे उस चीज का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि निजी क्षेत्र क्या होता है। निजी क्षेत्र वह क्षेत्र कहलाता है जिसमें किसी भी कंपनी का या किसी भी जो है स्थान का जो है स्वामित्व अधिकतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों के पास होता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? तो उसे हम निजी क्षेत्र बोल देते हैं, ठीक है। अब निजी क्षेत्र जो होता है ना, वो बेसिकली किस लिए होता है? निजी क्षेत्र जो होता है वो किसी ना किसी के लाभ के लिए होता है। तो ये लाभ के लिए होती है। निजी क्षेत्र किसके लिए होती है? लाभ के लिए बनाई जाती है ना। आप ही सोचिए, आपने एक कोचिंग सेंटर खोला, हमें मैं कोचिंग से ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ, पता नहीं कोचिंग हो गया, स्कूल हो गया, जब से पढ़ना शुरू किया तब से वही सोच पाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई कपड़े की दुकान खोली, ठीक है। तो कपड़े की दुकान आपने किस लिए खोली है? ताकि लोगों को कपड़े मिले, जो नंगे घूमते हैं उनको कपड़े मिल जाए? नहीं, हमने इसलिए नहीं खोल रखी। हमने इसलिए खोल रखी ताकि अमीर लोग आए, रईस लोग आए, और रईस लोग जो कपड़े 30 रुपए के हैं, जो कपड़े 40 रुपए हैं, उसको वो 150 रुपए में खरीद के लेके जाए। जो टी शर्ट हम 70 रुपए में खरीद के लाते हैं, वो टी शर्ट वो 500 रुपए में खरीद के लेके जाए। जो जीन्स हम 200 रुपए में खरीद के लाते हैं, वो जीन्स वो 1000 रुपए में खरीद के लेके जाए। ऐसे रईसों को हम पकड़ना चाहते हैं। और किस लिए? सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए। वो दिन है किसी की शादी, और जबकि उसकी नहीं, दूसरे की शादी के लिए हम क्या चाहते हैं कि हम कपड़े खरीदें और उसमें नेता बन के जाएं। इससे देखो भाई, मुझको देखो, मैं हूं कौन? मैं हूं डॉन, नहीं, मैं हूं सी फॉर, समझ जाओ ना। तो यहां पे समझने की कोशिश करिए कि लाभ के लिए कौन काम करता है? लाभ के लिए लोग काम करते हैं, है ना। सरकारें लाभ के लिए काम नहीं करती हैं। सरकार तो लॉस में रहती, जिंदगी भर लॉस में रहती है। लोग काम करते हैं लाभ के लिए। तो प्रॉफिट के लिए यहां पे लोग काम कर रहे हैं, है ना।
काम क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए। तो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं, निजी क्षेत्र के जो लोग होते हैं, वो लाभ के लिए काम करते हैं, है ना, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। उनको सिर्फ एक चीज है, गेन, गेन करना है, गेन मतलब पाना है, कुछ ना कुछ पाना है, तो वो लाभ के लिए काम करती है। ठीक है, इनका जो काम होता है ना, वो राज्य इन पे कोई नियंत्रण नहीं करता है। ध्यान समझिएगा, राज्य मतलब हो गया सरकार, राज्य मतलब क्या हो गया? सरकार, गवर्नमेंट हो गई, है ना। राज्य मतलब क्या होता है? सरकार। तो राज्य इन पे कोई नियंत्रण नहीं करता। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे राज्य नियंत्रण नहीं करता है। नियंत्रण मतलब क्या होता है, ये समझने की ध्यान से कोशिश करिए। नियंत्रण का मतलब होता है, जैसे मान लो मुझको फोन पे यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनानी, तो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी कि मुझको की वीडियो कौन बनानी, कैसी बनानी, कितनी बनानी, कब बनानी, रात को बनानी, दिन को बनानी, सोते बनानी, जागने बनानी, कहां बनानी, कोई नहीं डिसाइड करने वाला। गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि तुमको वीडियो किस तरह की नहीं बनानी है, गंदी वीडियोस नहीं बनानी है, पॉर्न वीडियो बना के यूट्यूब पे नहीं डाल देना है। ठीक है, तो ये बेसिकली वो कह रहा है ना। तो गवर्नमेंट यहाँ की नियंत्रण नहीं करती, कंट्रोल नहीं करती। गवर्नमेंट क्या नहीं करेगी? कंट्रोल नहीं करेगी। गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ रेगुलेट करेगी, यानी विनियमन करेगी, विनियमन करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? विनियमन करेगी, यानी कि यहाँ पे रेगुलेट करने का काम करती है, रेगुलेशन करती है, रेगुलेट। आपके घर में जो गैस चूल्हा होता है उसमें रेगुलेटर लगा होता है, धीमा तेज, धीमा तेज, तो वो रेगुलेशन होता है। समझ में कि नहीं? तो रेगुलेट करना, विनियमन करने का काम किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का होता है। राज्य उसमें सिर्फ विनियमन करेगा, उसमें नियंत्रण नहीं करेगा। इसको इस तरह के समझिए। आपका आपका नहीं, मान लीजिए कोई प्राइवेट विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल में टीचर की रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट उसमें नियंत्रण नहीं करेगी, टीचर कौन सा होगा, कितना होगा। वो एक चीज रेगुलेट कर देगी कि टीचर क्या होना चाहिए? बीएससी किया होना चाहिए, एमएससी किया होना चाहिए, ठीक है, या फिर बीटेक किया होना चाहिए, या ऐसे वो निर्धारित कर देगा, विनियमित कर देगा, रेगुलेट कर देगा कि इतने पे रेगुलेशन फिक्स है, इससे नीचे नहीं जाना, ऊपर जाना है। समझ गए कि नहीं बात को? बीएससी है तो एमएससी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बीए है तो बीएससी मतलब एमए होना चाहिए, तो ऐसे बोल सकता है। तो ये रेगुलेट करना हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रेगुलेट का मतलब क्या होता है। दोनों चीज आप ध्यान से समझते चलिएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ज्यादा देर तक बोलो ना तो आवाज भी मतलब यहाँ फंसने लगता है गले में। तो ये मैंने बात किसकी कर लिया? ये मैंने बात कर ली निजी क्षेत्र के बारे में। निजी क्षेत्र में और क्या होता है? निजी क्षेत्र में आपको पता है लाभ के लिए क्या करना पड़ता है? लाभ कमाने हैं तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ते हैं। किसी को लाभ कमाने, तो लाभ क्या आप उसको दे दोगे? सोना दे दोगे? लो सोना, 1 किलो सोना ले लो, अपनी पूरी दुकान दे दो, इससे थोड़ा ना बोलोगे। आप कहोगे लो पैसे ले लो, है ना। तो ये बेसिकली होता है निजी क्षेत्र के बारे में, है ना। निजी क्षेत्र, आपने कोई प्राइवेट दुकान पे गए, जैसे आप जो राशन बढ़ता है, राशन गांव में बढ़ता है, ठीक है, तो राशन की दुकान होती है, वहां पे जाते हैं, हम राशन देते हैं, तो गवर्नमेंट जो राशन दे रही है तो वो फ्री दे रही है। लेकिन प्राइवेट वहीं पे किसी दुकान पे राशन लेने जाओगे तो वो गवर्नमेंट द्वारा थोड़ा ना एफिलिएटेड है कि गवर्नमेंट उसको राशन दे रही तो फ्री में देगा, नहीं होता। वो क्या करेगा? वो पैसे आपसे लेगा। आपसे 1 किलो चावल लेना तो आपको 30 रुपए देने, 1 किलो चावल 30 रुपए मिलेगा। तो ये बेसिकली ये बात होती है। ये होता है आपका निजी क्षेत्र। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं चाहता हूँ कॉन्सेप्ट समझिए, ना कि आप जो है नोट्स बनाइए। खूब सारा लिखाने का तो मैं बैठ के 2 मिनट बोल दूंगा तो आप खूब सारा लिख सकते हो, बट इसका कोई फायदा नहीं है ना। फायदा इस चीज में है ताकि आप इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से एकदम समझ जाओ, और बाद में जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आए तो आप इसको एकदम लेथाड़ दो, मतलब कर डालो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बेसिकली था आपका निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को बेहतरीन तरीके से समझने के बाद आगे हम बात करेंगे अब सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में, यानी कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है। अब पब्लिक सेक्टर, पब्लिक मतलब यहाँ पे समझो लोगों का, है ना। पब्लिक मतलब क्या होता है? लोग, पीपल, है ना। पब्लिक, लोग। जब कोई देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, तो उसमें लोगों का ध्यान रखा जाता है। सरकार जो होती है वो एक वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, लोक कल्याणकारी सरकार होती है। लोगों का कल्याण करने का काम होता है, पब्लिक का वेलफेयर करना सरकार का एकमात्र दायित्व होता है, जिसका निर्वहन वो उचित तरीके से करने का प्रयास करती है। तो जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, वो पब्लिक सेक्टर में क्या क्या होता है, कब कौन सा सेक्टर पब्लिक होगा, इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग किसकी? सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, इसको हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर, ठीक है।
तो पब्लिक सेक्टर यहाँ पे एक आप थोड़ा जो पीछे वाला जो मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको बताया निजी क्षेत्र में, उसमें मैंने एक शब्द लिखा था अधिकतर, उसको थोड़ा आप काट दीजिएगा। अधिकतर की जगह पे उसमें आप अधिकतर को बस काट दीजिएगा, ये पूरा शब्द जो है उसमें कट कर दीजिएगा, ठीक है? अधिकतर उसमें हटा दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर नहीं होगा, क्योंकि जब निजी क्षेत्र होता है उसमें अधिकतर का मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि निजी क्षेत्र में जो पूरा 100% जो उसमें प्रॉपर्टी होती है वो उसी व्यक्ति की होती है जिसकी वो कंपनी होती है, तो उसमें अधिकतर का कोई मतलब नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकतर हो सकता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में जो स्वामित्व होगा, स्वामित्व, वही बात होगी यहाँ पे, स्वामित्व मतलब ओनरशिप। स्वामित्व इसमें अधिकतर जो होगी, स्वामित्व अधिकतर यानी कि 51% से ऊपर जो है स्वामित्व का अधिकतर किसके पास होगा, वो होगी गवर्नमेंट यानी सरकार के पास होगा, है ना? स्वामित्व अधिकतर किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा। ओनरशिप जितनी भी होगी यानी अधिकतर 51% प्लस जो है वो किसके पास होगा, वो गवर्नमेंट के पास होती है गाइस, है ना? 51% प्लस जो होगा, परसेंट नहीं, 51, हाँ 51% जो जो चीजें होंगी यानी शेयर्स मान सकते हो किसी कंपनी के, अगर गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट वो जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी कहलाएगी, वो सार्वजनिक क्षेत्र की कहलाएगी, जिसकी इतने शेयर होते हैं, इतना जो है पार्ट होता है किसी कंपनी का या किसी भी जो है कह सकते हो किसी भी प्रॉपर्टी का, तो वो उसमें ज्यादातर मेजर डिसीजन उसी के पक्ष में होते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली होता है। तो स्वामित्व का अधिकार अधिकतर किसके पास होगा, सरकार के पास होती है। तो इसको हम क्या बोलोगे, इसको हम जो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम सार्वजनिक क्षेत्र बोलेंगे। इसमें सरकार क्या करती है, इसमें सरकार ही सारे काम करती है। इसमें सरकार क्या करेगी, है ना? सरकार क्या करेगी, सेवाएं प्रदान करेगी। सरकार सेवाएं प्रदान करती है। सरकार क्या करेगी, सेवाएं प्रदान करेगी। ये लाभ के लिए नहीं होती, गवर्नमेंट कोई भी काम लाभ के लिए नहीं करती, इसमें लाभ ओरिएंटेड काम नहीं होगा, सरकार इसमें लाभ नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि लोगों का कल्याण हो, है ना? सरकार क्या चाहती है, इसमें लोगों का कल्याण होता है, ठीक? और लेकिन फिर पैसा सरकार के पास इससे कैसे आएगा? जैसे सरकार ने क्या बना दिया, रोड बना दिया, तो रोड क्या होता है, रोड हमारा जो पब्लिक ये है किसमें किसके अंडर आएगा, वो आपका आता है, वो आपका आता है सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आएगा। रोड बना दी, है ना? मान लो गवर्नमेंट स्कूल बना दिया, क्या बना दी, सरकारी स्कूल बना दी। सरकारी स्कूल किसके अंडर आएगा, सरकारी स्कूल जो आएगा वो आएगा पब्लिक सेक्टर के अंदर आएगा, लेकिन वो किसके काम में आएगा, वो लोगों के काम में आएगा, तो पैसे कहां से कमाएगी, ठीक है? तो ये पैसे जो कमाती है वो बेसिकली कमाती है किसके आधार पे, वो टैक्स के, टैक्स से पैसे कमाएगी, किससे, टैक्स, कर हमको देना पड़ेगा, हमको क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। जैसे हम रोड में चलते हैं तो रोड का क्या होता है, टूल टैक्स होता है। रोड क्या होता है, टूल टैक्स होता है, हमको टूल टैक्स देना पड़ता है रोड के लिए, है ना? तो प्रत्येक दूरी चलने पे कुछ रुपया जुड़ता रहता है, उसके बाद एकदम से किसी टूल टैक्स पे हम दे देते हैं जाके। तो ये बेसिकली होता है ना? टैक्स के तरीके से अन्य तरीके से पैसे कमाती है सरकार, है ना? जैसे स्टाम्प बेच के पैसे कमाती है, प्रॉपर्टी का लेन देन हो तो स्टाम्प खरीदना पड़ता है, तो उससे पैसे कमाती है गवर्नमेंट। तो ये तरीके होते हैं। तो ये जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है, पब्लिक सेक्टर कहलाता है। पब्लिक सेक्टर में सरकार का काम क्या होता है, सरकार का लाभ कमाना नहीं होता है, सरकार का काम क्या होता है, सरकार एक कल्याणकारी तरीके शासन करना चाहती है, कल्याणकारी, है ना? कल्याणकारी काम करती है ना? उसको हम क्या बोलेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र बोलेंगे, कल्याण करे लोगों का, है ना? जैसे कि जो अपने एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी टाइम पे दे, उनको छुट्टियां बराबर दे, है ना? जो छुट्टियां उनको चाहती हैं, कोई जरूरी काम पड़ेगा तो उसके लिए छुट्टी दे। तो ये बेसिकली जो होता है उसको हम क्या बोलोगे, उसको आप लोग बोलोगे सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर, सॉरी पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आगे होगा। ज्यादा ये मतलब छोटे छोटे टॉपिक, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं, समझने के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ताकि क्वेश्चन इससे जब बने तो समझने के हिसाब से बनेंगे ना। अब एक चीज में आप और समझिए, जैसे कि कोई मान लो एयरपोर्ट है ना? कोई भी एयरपोर्ट है, ठीक है? तो एयरपोर्ट मान लो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट किसी को बेच दे रही है, गवर्नमेंट किसी को क्या कर रही है, बेच दे रही है। तो जो गवर्नमेंट किसी को बेचती है ना, तो उसको पूरा नहीं बेच देती कि आप जो है इसका 100% जो है शेयर ले लीजिए। गवर्नमेंट क्या करती है, 51% बेच देती है ना? इतना बेच दे कि किसी बड़े व्यक्ति को, है ना? तो वो क्या करेगा, जब 50% उसका रहेगा तो वो उसमें चीजों को नया नया करवाएगा, चीजों को भर्ती करेगा नए नए लोगों को, तो वो उसमें कराने की कोशिश करेगा, है ना? तो उसमें और लोगों को बढ़ाएगा, है ना? जरूरी चीजें, साफ सफाई का ध्यान रखेगा। तो इस तरीके से कंपनी में काम करता है, एयरपोर्ट की सफाई करवाएगा, बाकी चीजें देखेगा, है ना? पायलट अच्छे हों, जो खास देखेगा, चीजों को देखेगा। तो वो बेसिकली करता है ना? तो वो उसके तब हम कहते थे कि वो प्राइवेट हो गया, वो किसके हाथ में चला गया, प्राइवेट कंपनी के हाथ में चला गया। 51% शेयर किसी के हाथ में चला गया तो वो प्राइवेट हो गया, है ना? यही गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट हो गया। जैसे रेलवे है, रेलवे, है ना? तो हम हर बार देखते हैं कि रेलवे को सरकार जो है प्राइवेट कर देगी। तो प्राइवेट कर देने से इससे क्या एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, है ना? एफिशिएंसी यानी कि क्षमता बढ़ जाएगी, जल्दी काम होगा, है ना?
जल्दी काम होगा। जैसे रेलवे में टिकट होता है, बहुत टाइम लगता है टिकट को बुक करने में, 2 महीने 3 महीने पहले बुक करना पड़ता है, ट्रेनें बहुत कम है। तो कोई प्राइवेट सेक्टर होगा तो चाहेगा कि मैं और ट्रेनें बनाऊं जिससे लोग और सफर कर सके, मैं और रेल रूट बढ़ाऊं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल कर सके। वैसे भारत का रूट दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी अभी भारत की पॉपुलेशन कितनी है, 150 करोड़ के ऊपर पहुंचने वाले होंगे हम लोग, है ना। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड है लोगों की। जैसे कुंभ अभी हुआ जल्दी, है ना, कुंभ खत्म हुआ 26 फरवरी को, तो कितने लोग आए बताओ, 70 करोड़ लोग आए, है ना। वो पता नहीं कैसे गिना है कि वो 70 करोड़ लोग कैलकुलेशन करने में उनकी आंधी आ गई है ना। तो 70 करोड़ लोग नॉर्मल नहीं होते, बहुत ज्यादा। तो उनके आने जाने में कितनी दिक्कत हुई आपने देखा होगा, ट्रेन पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, कई ट्रेन तोड़ी गई, कितना कुछ हुआ भाई साहब। ये कुंभ ने मुझको एक चीज तो सिखाई है, मैं भी गया था ना कुंभ नहाने, है ना। एक चीज मुझे सिखाई है कि आप पाप चाहे जितने धो लो, आपसे पाप होते रहेंगे, और इन पाप को धोने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने आप को पवित्र रखो, उन बंधनों से मुक्त रहो जो बंधन आपके लिए बने नहीं हैं। बंधन का मतलब ये है कि जो आप गरीब को देखते हो तो उसको नजरअंदाज कर देते हो, उस बंधन से मुक्त होइए। किसी व्यक्ति को देखा वो जरूरतमंद है, उसको जरूरत करनी चाहिए, जरूरत है उसको, नीड है, तो नीडी पीपल की नीड को पूरा करने की कोशिश करें। तो ये आपका बंधन है, इसको तोड़ने का प्रयास करिए। ये मैंने सीखा है, वहां पे मैंने देखा है कितने सारे लाचार लोग थे जिनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। वो लोग भी वहां पे मांग रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग वहां पे थे, है ना। तो कुंभ आपको दिखाता है एक भव्य मेला जिसमें आप देख सकते हो कि छोटे से लेके बड़ा व्यक्ति, जिसमें आप देखते हो कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको आप कभी देखे नहीं होंगे, ऐसे ऐसे देशों से लोग आते हैं, दुनिया की बड़े बड़े देशों से, अमेरिका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन, मतलब जहां जहां से आप कल्पना नहीं कर सकते हो वहां के लोग आते हैं सिर्फ एक गंगा में नहाने के लिए, हमारी इस नदी में नहाने के लिए, होली गंगा में नहाने के लिए। इतनी बड़ी गंगा हमारी, लेकिन हमने उसको तो अपवित्र कर दिया, इतना ज्यादा गंदा कर दिया है। गंगा में जब नहाने में गया था ना, नीचे इतनी पन्नी पड़ी हुई थी, इतनी पॉलीथीन थी कि आप सोच नहीं सकते। मैं बुराई नहीं करता हूँ, गवर्नमेंट की बुराई नहीं करता हूँ, मैं आज तक गवर्नमेंट की नहीं बुराई की है। मेरी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, जब से इस गवर्नमेंट आई तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, देखा है, अच्छे काम किए हैं। क्रिटिसिज्म भी होता है कभी कभी, उसको सीखना गवर्नमेंट को लेना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। नदियों का जो हाल है उसको सुधारना चाहिए। इस महाकुंभ की वजह से नदियों का जो हाल हुआ है अभी तक, बहुत इम्प्योर हो चुका है वाटर, है ना। हरिद्वार तक वाटर बहुत प्योर है। मैं वहां गया नहीं, कभी जाने की कोशिश करूंगा इसी तैयारी के दौरान। लेकिन वहां पे जो पानी के प्योरेस्ट फॉर्म है वो आगे चल के नहीं बन पाता। कानपुर ले लीजिए, आगे जो है बढ़ता रहा पानी, प्रयागराज में जब पहुंचा, वो गंदा पानी है, बहुत गंदा है। गंदा क्यों है? क्योंकि हम ही लोगों ने कर रखा है। नाले का मतलब वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना आता है उसमें डाल देते हैं, जो भी औद्योगिक से मैंने इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो बिना उसको जो है सही किए, साफ किए, हम उसको डाल देते हैं उसी के अंदर, तो बहुत गंदा होता है पानी उसका, तो दिक्कत होती है। ये बेसिकली मैं यहाँ पे बता रहा था, मैं कहाँ पहुंच गया। तो रेलवे वगैरह है, इसको सुधारना चाहिए, है ना। जैसे कोई चीज बनाना है तो उसके लिए किसी प्राइवेट को दे देना ठेका, तो वो बेसिकली होता है गवर्नमेंट ने बना के, कोई जैसे संसद बनानी, संसद हमने किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया, है ना। संसद तो गवर्नमेंट की है, प्राइवेट तो है नहीं। लेकिन अगर हमने बनवाने को दे तो उस समय वो किसके अंदर में आ जाती है, वो आपकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। यहाँ पे हमने जो समझ लिया है वो समझ लिया है दो चीजें। पहले हमने विकास के आधार पे भारतीय अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र समझ लिए। दूसरा हमने समझा है कि सरकार की हिस्सेदारी के आधार पे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब जो हम बात करने वाले हैं वो दो क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में, है ना, यानी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये क्या होता है, डिटेल में लेके चलते हैं, वन बाय वन, एक इधर एक इधर, दोनों को ध्यान से समझते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए कि दो क्षेत्रक हम मानते हैं अब कि संगठित और असंगठित क्षेत्रक क्या होते हैं, ठीक है। संगठित क्षेत्रक, ठीक है, और दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं असंगठित क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इन दोनों सेक्टर के बारे में थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जो संगठित क्षेत्रक होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, वो गवर्नमेंट द्वारा
पंजीकृत होते हैं, यानी कि रजिस्टर्ड होते हैं। गवर्नमेंट द्वारा क्या होंगे? पंजीकृत, यानी रजिस्टर्ड होते हैं। पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड बाई गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की किसी भी निकाय यानी संस्था द्वारा। ठीक, सरकार द्वारा क्या होते हैं? क्या होते हैं? बताओ भाई साहब। रजिस्टर्ड होते हैं यानी पंजीकृत होते हैं। और क्या होते हैं? और सरकार द्वारा ही ये विनियमित होते हैं। सरकार द्वारा क्या होते हैं? विनियमित, रेगुलेट होते हैं। विनियमन, विनियमन, विनियमित, विनियमित लिख लो, ठीक है। सरकार द्वारा क्या होता है? विनियमित भी इनको किया जाता है। सरकार इनको क्या करती है? रेगुलेट करती है ना। विनिमय भी इनका सरकार ही करती है, रेगुलेशन। ठीक है, तो रेगुलेशन इनका कौन करता है? रेगुलेशन इनका गवर्नमेंट करती है, सरकार इनका विनियमन करता है ना, यानी किस तरीके से होगा। ठीक है, ये सब चीजें जो सरकारी संगठित क्षेत्र होते हैं, इसमें जो है जो मजदूर होंगे, कर्मचारी होंगे, मजदूर, लेबर्स हो गए, कर्मचारी, एम्प्लॉय हो गए, इन सबको क्या होगा? इन सबको इसमें लाभ होता है। इसमें क्या होता है? लाभ होता है। संगठित क्षेत्र में लाभ होगा, जाहिर सी बात। देखिए, गवर्नमेंट द्वारा पंजीकृत है तो गवर्नमेंट हिसाब लेगी कि आपने सैलरी कब दी एम्प्लॉयज को, है ना, आपने कब जो है उनको जो है छुट्टी दी, है ना, ये सब चीजें वो देखेगी, है ना। कोई बीमारी तो किसी को नहीं हुई, इंश्योरेंस है कि नहीं सबका, कोई दिक्कत हो जा रही, तो ये सब चीजें कौन देखता है? ये सब गवर्नमेंट देख रही होती है, विनियमित कर रही होती है, तो रेगुलेट करने के देख रही होती है। ठीक है, तो ये मजदूरों का, इसमें कर्मचारियों का क्या होता है? लाभ होता है। इन सबको इसमें क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, मजदूरी देखती है बेसिकली, मजदूर की मजदूरी देखेगी, यानी वेजेस, उनको जो सैलरी मिल रही है टाइम पे मिल रही है, ये सारी जानकारी कौन रखता है? जो सरकार रखती है कि हाँ इनको मिल रहा है कि नहीं। जितने भी कौन से संगठित क्षेत्र के कंपनीज होती हैं, संगठित क्षेत्र के जो है एनजीओस वगैरह होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के। ठीक है, तो इनमें देखती है। ठीक है, इनमें नियम होते हैं। इनमें क्या होते हैं? नियम होते हैं। संगठित क्षेत्र में क्या होते हैं? नियम होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करना होता है। ठीक, नियम, है ना, नियमों का पालन भी करना होगा। नियम का पालन, जो नियम बने होंगे संगठित क्षेत्र में, उन नियमों का क्या करना होगा? पालन करना होगा, उनको हमें फॉलो करना होगा। जो भी नियम गवर्नमेंट बनाएगी किसी भी गवर्नमेंट बॉडीज के लिए, है ना, तो उनको हमें पालन करना होगा। और क्या होगा? और इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, और क्या देखा जाएगा? और इसमें देखा जाएगा जो इसमें मजदूर होंगे, कर्मचारी होंगे, ठीक है, उनको जो है एजुकेट किया जाएगा, उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग। उनको ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दी जाती है ना। ट्रेनिंग किस लिए देंगे? ट्रेनिंग इसलिए देंगे ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े, कार्य क्षमता बढ़े, मतलब जो कार्य वो कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके, है ना। और उनपे जो है और बहुत सारी ट्रेनिंग देंगे, और उनपे जो है उनकी जो है जैसे उनके ऊपर जो है और क्या कर सकते हैं भाई साहब, और इसमें जो है हाँ, उसको क्या बोलते हैं? आरडी को क्या बोलेंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जो है उसमें स्वतंत्रता देंगे। रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की इसमें स्वायत्तता देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें देंगे। ठीक है, तो ये सारी इसमें चीजें होती है ना। इस पे फोकस किया जाता है। इनोवेशन करने की इसमें स्वतंत्रता होती है कि आप इनोवेट करिए, कोई नया चीज आपको लग रहा है तो उसमें आप बताइए कि हाँ ये चीजें जो है। तो और इसमें इनोवेशन का जो है, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, तो ये सब नवाचार इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो नवाचार इसमें आपको दिखाना होता है कि आप नवाचार इसमें दिखाइए तो आपको वहां पे प्रमोशन मिलेगा। तो ये सब चीजें इसमें होती हैं संगठित क्षेत्रों के अंदर, है ना। इसमें आपको कोई लग रहा है कि यहाँ पे कोई लूफॉल है तो बताइए आप अपने से बड़े एम्प्लॉय को, तो वो आगे बताएगा, तो वहां पे आपको जो है प्रमोट किया जाएगा कि हाँ आपने एक नई चीज बताई, इसमें गलती हो रही थी, इसको आपने सही किया। तो इनोवेट कर रहे हैं आप, चीजों को नया नया बता रहे हैं, है ना। तो ये सब बेसिकली होता है। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है? इसमें मैंने जो बताया ना कि इसमें आपको प्रमोशन मिलेंगे, प्रोन्नति उसको बोलते हैं। एक पोजीशन पे से आपने कुछ बढ़िया कर दिया, आपको आगे बढ़ा दिया गया, तो वो आपको किस क्षेत्र में मिलता है? आपको संगठित क्षेत्र में ही मिलेगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, कौन से हैं, और मतलब ये तो पता है कौन क्या होते हैं? जो पंजीकृत होते सरकार द्वारा, जिनको सरकार विनियमित करती है, इसमें मजदूरों की और कर्मचारियों को लाभ होता है, और इसमें नियमों का पालन करना होता है, और इसमें मजदूरों और कर्मचारियों को जो है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, यानी ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास के कार्यों में सम्मिलित किया जाता है। नवाचार के नए नए साधन उपलब्ध होते हैं, और जो है इसमें
नवाचार पे फोकस करते हैं, यानी केंद्रित करते हैं कि नवाचार करिए, बहुत आगे बढ़िए, है ना। इसके साथ साथ इसमें प्रोन्नति होती है, प्रोन्नति में प्रमोशन मिलता है ना। प्रमोशन आपको देंगे, आपने कोई अच्छा काम कर दिया, आपको आगे बढ़ा देंगे, लो भाई आगे ऊपर वाले पद पे जाओ, ऊपर वाले का और अच्छा काम करो जाके, ठीक है। तो बेसिकली होता है। इसमें कौन कौन आ सकते हैं, जैसे कि कोई गवर्नमेंट का बैंक हो गया, तो बैंक में आप गए, बैंक में आपको सब चीजें मिलेंगी, है ना। वहाँ पे आपको कर्मचारी हैं तो आपको उसमें लाभ मिलेगा, नियमों का पालन करना होगा जो गवर्नमेंट ने, जो सरकार ने उस बैंक के लिए बनाए हैं, ठीक है। और जैसे स्कूल्स हो गए, सरकारी स्कूल हो गए, तो सरकारी स्कूल में संगठित क्षेत्र में आएगा, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में वही तो आएगा ना, सरकारी गवर्नमेंट जैसे एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट ही वहां पे सारा कंट्रोल करेगी, है ना। एसएससी के जो एसएससी के थ्रू जो टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं ना, यूपीएससी और आईएएस आईपीएस जो बनते हैं ना, तो सब रेगुलेट तो होते हैं ना, तो वो किसके अंदर आते हैं, वो संगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं, है ना, ऑर्गेनाइज क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो ये बेसिकली है। क्लास 10th में सब छोटी-छोटी चीजें हैं जो आपको पढ़ना होता है। भाई एनसीईआरटी से आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा, तो एनसीईआरटी पढ़िएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। तो ये बेसिकली होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग असंगठित क्षेत्र के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस पूरे उसका। इसके बाद कुछ बचता है वो बहुत बाद में पढ़ेंगे, अभी उसको रहने देते हैं कि महारत्न नवरत्न ये सब क्या होते हैं, क्योंकि वो अभी आप बहुत उसके लिए तैयार नहीं, उसको लास्ट में पढ़ लेंगे कभी ना कभी। फिलहाल के लिए बात करते हैं असंगठित क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, तो असंगठित क्षेत्र जो होते हैं वो कहीं पे पंजीकृत नहीं होते हैं। इसका उल्टा लिखना समझिए, कहीं पर पंजीकृत नहीं होते हैं, है ना। किसी भी आधिकारिक व्यक्ति द्वारा इसको पंजीकृत नहीं किया जाता है, ठीक है। आधिकारिक रूप से पंजीकृत नहीं किया जाता है। इसमें और क्या होता है, इसमें असुरक्षा होती है। इसमें क्या होती है, असुरक्षा होती है। अभी जैसे मैं एक शब्द आपको बोलूंगा तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होगी, असुरक्षा होगी, इनसिक्योरिटी होगी, है ना। असुरक्षा होगी यानी कि इनसिक्योरिटी होगी, है ना। असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने अपना ढाबा खोल रखा है और ढाबे में उसने दो छोटू मोटू रख रखे हैं, एक का नाम छोटू एक का नाम मोटू है। तो वो छोटू मोटू कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, उसका सरकार उस ढाबे को नहीं चला रही, उसको वो व्यक्ति चला रहा मोटा सा एकदम। उसने छोटू रख रखा, छोटू से टेबल साफ करो, छोटू टेबल साफ करेगा। छोटू से चाय दे जाके टेबल नंबर 2 पे, तो चाय दे जाके। जब टेबल नंबर 6 पे कॉफी दे के आओ, जो कॉफी दे के आएगा। तो बर्तन धो तो बर्तन धो देगा। तो इस तरीके से उसे ऑर्गेनाइज, उसका अगर उसने बहुत अच्छी चाय बना दी तो ये नहीं होगा उसको बावर्ची बना दे, तब भी वो पोछा ही मारने वाला रहेगा। तो ये बेसिकली होता है। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात को, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में, इनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रमोशन होता है, उसमें लाभ मिलता है एम्प्लॉय को। यहाँ पे एम्प्लॉय को जितना वेतन फिक्स है उतना ही मिलेगा, चाहे वो जितना अच्छा काम कर ले, चाहे जितना अच्छा काम कर ले। तो ये बेसिकली होता है। इनसिक्योरिटी इसमें होती है, असुरक्षा, कभी भी काम से निकाल दिए जाने की सुरक्षा वो होता है। जैसे मान लीजिए उसी ढाबे पे मान लीजिए कोई और व्यक्ति आया, जहाँ मान लीजिए गोलू आ गए। अब गोलू आए, गोलू ने कहा कि मैं मतलब उस्ताद मैं इससे कम पैसे लूंगा, कम पैसे लूंगा और काम ज्यादा करूंगा, तो उसको रख लेगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ काम ही कराना, ज्यादा काम कराना है, पैसे ही कम मिले तो बढ़िया, उसको तो फायदा ही फायदा ढाबे वाले को, भैया मोटे वाले अंकल को। तो वो क्या करेगा, उसको निकाल देगा, जाओ इनसिक्योरिटी तुम्हारी, कभी भी जा सकता है। तो ये बेसिकली होता है, इनसिक्योरिटीज होती है। और यही संगठित क्षेत्र में निकाल नहीं सकते हो उसको। मान लीजिए कोई आईएएस बन गया, अब आईएएस को बिना प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसके पास पावर है भाई साहब, पावर है इतनी ज्यादा, क्योंकि वो सिलेक्ट जिसके द्वारा हुआ वही उसको निकाल सकता है। तो सिलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, तो उसका जो है डिमोशन, मतलब जो है उसको निकालोगे, यानी उसको बर्खास्त करोगे उसको, या फिर जो है सस्पेंड करोगे, तब भी जो है उसको राष्ट्रपति की सिग्नेचर ही चाहिए। और राष्ट्रपति इतने फालतू आदमी थोड़ा ना कि जब मन गया तब सिग्नेचर करते फिरे, इतना टाइम नहीं होता है ना। तो ये बेसिकली, तो इसमें इनसिक्योरिटीज होती है, असुरक्षा होती है। और क्या होता है ना, इसमें जो है मजदूरी, मतलब जो इसमें मानक मजदूरी नहीं मिलती है, वेजेस नहीं मिलती है ना, मानक मजदूरी। अब मानक मजदूरी क्या है, ध्यान समझिएगा। मानक मजदूरी नहीं, यानी कि जो वेज मिलेगी, वेज मतलब वेतन, वेतन मतलब सैलरी, जो सैलरी मिलेगी वो आपकी फिक्स नहीं होगी। मतलब वो किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं करेगा, गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल नहीं करेगी कि इतनी ही सैलरी देनी है, इससे ज्यादा या कम नहीं कर सकते हो। तो वो वेजेस उसकी बहुत कम होंगी, बहुत कम वेजेस होंगी। जैसे मैं कहूँ, अगर सरकार को थोड़ा इस पर कुछ करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कूल होता है, गवर्नमेंट स्कूल में जो खाना बनाने में महिलाएं होती हैं, उनकी सैलरी 2,000 रुपए होती है, वो महीने भर खाना बनाती है ना। 3 घंटे लगातार उनको काम करना पड़ता है, पहले आलू छीलो, आलू को धो, ये सब करो। उनको कोई काम पड़ गया इमरजेंसी में तो जो टीचर्स होते हैं उनसे करा भी लेते हैं ना, तो उनको 2,000 रुपए सैलरी दे दो महीने, कुछ तो बढ़ाओ, एक 3 से 4 हजार तो कर ही सकते हो। तुम इतने टीचर फालतू के आते हैं, इतने ज्यादा टीचर्स होते हैं किसी विद्यालय में, मैंने देखा है, और पढ़ाने से ज्यादा टीचर तो बैठे रहते हैं। क्लास 8 तक का अगर कोई स्कूल है तो उसमें, मतलब 6 से 8 तक का स्कूल है तो उसमें टीचर की कितनी जरूरत, 4 टीचर बहुत ज्यादा, एक प्रिंसिपल हो बाकी 3 टीचर हो, तो उसमें 6 6 टीचर बैठे हो, किस लिए 6 टीचर है, अचार डालने के लिए। किसी दूसरे स्कूल में लेके जाओ जहां पे बच्चे कम,
जहाँ मतलब जहाँ पे बच्चे जो है, जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं और स्कूल स्कूल भी बड़ा है, उसमें भेजो उनको। नहीं, हमको 10 टीचर चाहिए। एक क्लास कक्षा 1 से लेके 5 तक उसमें 2 टीचर रखे हो। क्या मतलब है? क्या मतलब है आपका इस तरीके से? तो संगठित क्षेत्र भी है, लेकिन संगठित क्षेत्र में भी कमियाँ हैं और इसमें भी कमियाँ हैं। ठीक है? तो असंगठित क्षेत्र में मानक मज़दूरी नहीं होती, टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, है ना? समय से वेतन नहीं मिलता है ना? कोई भी नियम पालन कुछ नहीं होता। ये नियम वगैरह यहाँ पे हैं, नियम यहाँ तेल लेने चले जाते हैं। ठीक है? यहाँ पे प्रशिक्षण ट्रेनिंग कुछ नहीं यहाँ मिलेगा, जैसे हो वैसे चलेगा। इससे मैं आपको बताता हूँ जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल में क्या होता है? अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ थोड़ा, थोड़ा भाई रियलिटी थ्रू थोड़ा देखा करो। जो मैं पढ़ता तो देखो, एक गाना आपने पढ़ा होगा, जैसा भारत है वैसा होता नहीं है ना? वैसे पुराना गाना है किशोर जी का, तो मैंने वो सुनता हूँ, डेली सुनता हूँ, है ना? जो भी आपने मुझको पढ़ाया वो तो हमें कहीं नज़र ना आया, है ना? ऐसा होता नहीं कि जैसे आप ये गाना सुनते होंगे, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, है ना? जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, है ना? तो जब ये आप बताते हो ना बेसिकली, तो यहाँ पे एक और चीज़ भी आप देखो कि जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव हमारे ही देश में होता है। हाँ, अलग-अलग होता है, वहाँ पे कलर के हिसाब से होता है, हमारे वहाँ जाति, धर्म के आधार पे होता है। कितनी छोटी बातें हैं ये सारी, किसी वहाँ कलर पे हो रहा है, हमारे वहाँ जाति पे होता, ना जाति ना जो दिखती है, ना समझती है, और धर्म ना कि दिखता है, ना समझता है। धर्म, जाति सब छिपने वाली बातें हैं, फिर भी उनको खुले में हम बोलते हैं कि हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं, कोई यादव है, कोई पंडित है, कोई सैनी है, कोई जो है वर्मा है, कोई क्या है, और उसी आधार पे हम उछलते रहते हैं कि हम यादव हैं, यादव ब्रांड होता है। कोई कहेगा हम कुम्हार हैं, कुम्हार ब्रांड होता है। कोई कहे वर्मा, कोई कहेगा ब्रांड होता है, कोई कहे प्रजापति ब्रांड होता है। हु इज़ द नॉट, मतलब कौन यहाँ पे ब्रांड नहीं है? सब ब्रांड है। सबका अपना अलग है वस्तु। आखिर में सब के सब एक व्यक्ति हो। हमने जो कई सारे हमने जो स्टूडेंट माइंड्स बना रखे हैं ना अपने माइंड में, उनको दूर करने की ज़रूरत है। अभी हम उस सिचुएशन में भारत के खड़े हैं कि इंडिया डेवलपिंग ग्रोथ पे है और अपने पीक पर है। यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। वी आर डेवलपिंग नाउ दैट। हमको इस समय और डेवलप करने की जरूरत है। इस हिसाब से हमारे देशों में, हमारे गांवों में ये जाति वगैरह कम होनी चाहिए, लेकिन ये और बढ़ रही है क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए वोट, और वोट मिलेगा धर्म जाति के आधार पर। क्योंकि अगर यादव कोई खड़ा हो जाए ना गांव में, तो कहते सब यादव भैया, यादव जी को वोट देंगे, भले ही है चाहे जो कुछ, चाहे वो हमारे गांव में एक रोड तक ना बनवा के दे, चाहे वो हमारे गांव में एक लाइब्रेरी तक बनवा के दें, चाहे हमारे गांव में ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा ना करा सके, चाहे हमारे गांव में एक वाईफाई ना लगवा सके, चाहे हमारे गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए पुरस्कार भी ना सम्मानित कर सके, तो ऐसे प्रधान होने का क्या फायदा है? ऐसे लोगों का फायदा क्या है? ऐसे जो वोट देने वाले व्यक्ति हैं कि वो उनको वोट दे रहे हैं, जो व्यक्ति जाति के आधार पर वोट देना देना सीख रहे हो आप लोग। कोई 100 रुपए दे दिया, कोई एक दारू की बोतल दे दिया, कोई एक साड़ी दे दिया, उसके आधार पे लोग वोट दे रहे हो। और उसके 5 साल बाद तक जो आपके पैसे वो खाएगा, वो आप नहीं समझ रहे हो। आपके टैक्स से दिए हुए पैसे से उसको पैसे मिल रहे हैं, उस पैसे से वो अपने घर पे बनवा रहा है। जो रोड उसको बनवानी चाहिए किसी गाँव के मोहल्ले में, छोटे से इलाके में, जहाँ पे अभी भी लोग पैदल चल रहे हैं, उनके पानी भर जा रहा है, उस पानी से गुजर रहे हैं, वहाँ पे अपने घर के सामने वो रोड बनवा रहा है। उसी पैसे से जहाँ पे वहाँ बनना था, वहाँ पे वो बनवा रहा है। तो क्या फ़ायदा है ऐसे? ऐसी जानकारी का क्या फ़ायदा है? ऐसे क्या कर रहे हो? क्या मतलब इन चीज़ों का? देखिए यहाँ पे जो मैं बता रहा था आपको कि मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल है, क्या है, मान ली मैं अभी हॉस्पिटल के बारे में बात किया करूँगा। प्राइवेट मान लीजिए स्कूल है, आप मैं कहूँगा हमेशा स्कूल के बारे में क्यों बात करता हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में बहुत पढ़ा हूँ ना, तो स्कूल से जलता हूँ बहुत ज़्यादा, है ना? तो स्कूलों से मेरी बनती नहीं बिल्कुल भी, किसी भी स्कूल से जहाँ मैं पढ़ाने जाता हूँ, वहाँ पे चुपचाप पढ़ा के चला आता हूँ, ठीक है? तो स्कूल जो होता है बेसिकली, तो स्कूल्स में क्या होता है? स्कूल्स में जो मैंने यहाँ पे असंगठित क्षेत्र बताया ना, स्कूल एक असंगठित क्षेत्र है, क्यों? जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट तो वो संगठित है क्योंकि वहाँ पे सैलरी सबको टाइम पे मिलता है, वो एजुकेशन नहीं मिलती वहाँ पे अच्छी, है ना? कहीं-कहीं पे मिलती भी है, कहीं-कहीं पे नहीं मिलती। जहाँ पे हमारे एक सर हैं, एक हमारे फूफा भी वहीं पढ़ा है सरकारी स्कूल में, अच्छी शिक्षा देते हैं। एक और जावेद असलम करके सर हैं, यूट्यूब पे उनकी मैंने कई सारी वीडियो देखी, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, इंटरव्यू दी कई सारी। वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाई कराते हैं, उनकी तरह पढ़ाई करने वाले टीचर हों। लेकिन यहाँ पे देखो साइंस पढ़ा रहे, साइंस बैठ के पढ़ा रही मैडम जी, कुछ आता-जाता है नहीं उनको। आता भी जाता तो पढ़ाओ तभी तो पता चलेगा ना वो क्या आता-जाता है। आप किताब खोल के बस उसको वैसे पढ़ते चले जा रहे हो, वो साइंस है, हिंदी नहीं है, साइंस है। साइंस को खड़े होके बताइए, प्रैक्टिकल करवाइए। आप तो गवर्नमेंट में है, आपको गवर्नमेंट सैलरी भी देती है। आप उसमें से 10,000 रुपए का अगर एक दिन साइंस का प्रोडक्ट ले आएँगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे बस समझिए, तो स्कूल्स में क्या होता है, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, टीचर आया, टीचर की ना कोई सैलरी फिक्स है, 3,000 रुपए सैलरी पे रखे हैं टीचर को, ठीक? 3,000 रुपए सैलरी है।
इस 3,000 में टीचर का क्या होने वाला है? और उसके बाद फिर अदर ऑप्शन ढूंढता है, वो घर पे खेती भी करता है जाके, ट्यूशन भी क्लासेस दिन भर पढ़ा रहा है। तो ये असंगठित क्षेत्र है। और जबकि वही जो स्कूल है वो उससे कई ज्यादा बच्चों से कई ज्यादा अर्निंग सैलरी, मतलब बच्चों से कई ज्यादा फीस ले रहा है। तो ये दिक्कत की बात है। यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं, रेगुलेशन है भी तो नाम मात्र का है। सैलरी सरकार ने डिफाइन कर रखी, 11,000 होगी, मिलती कितनी है? 3,000 मिल रही है। तो क्या मतलब है, क्या मतलब है आपका? इसी तरीके से हॉस्पिटल की बात करें, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की बात करोगे, हॉस्पिटल का भी वही हाल है। मैंने तो हॉस्पिटल में काम नहीं किया, लेकिन फिर मेरे दोस्त हैं कुछ जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, इंटर्नशिप के लेकिन नाम पे लेके जाते हैं और सैलरी बहुत कम देते हैं। उनसे काम पूरा 12 घंटा कराते हैं, रात को 12 घंटा कम कराएंगे, सैलरी 10,000 5,000 ऐसे देते हैं। इंटर्नशिप पे आया है लेकिन वो भी काम कर रहा है ना। आप सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए ले रहे हो एक महीने की, उसको 10 से 5,000 रुपए पकड़ा रहे हो, किस लिए? उसको 10 से 15,000 तो दे दो। रेगुलेशन तो करो, रेगुलेट गवर्नमेंट कुछ करती ही नहीं। तो ये बेसिकली हमारे वहाँ पे दिक्कतें हैं, और यही मैं आपको पढ़ाने वाला था भाई। यहाँ पे आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। एक यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन लेते हैं भाई साहब। आप कहोगे भैया यूपीएससी का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, बिल्कुल कर दोगे, एकदम हल्का क्वेश्चन है, 2024 में प्रीलिम्स में आया हुआ ये क्वेश्चन है। बोर्ड में बस आप कर लूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है? लिखने का बड़ा झंझट होगा, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा ये वाला क्वेश्चन जो आया है यूपीएससी के प्रीलिम्स 2024 में। और 2025 का प्रीलिम्स 26 मई को है, तो वहां पे आप देखिएगा क्वेश्चन इस चैप्टर से आ गए तो आपके बल्ले बल्ले है, मतलब आप दोगे नहीं मुझे पता है, फिर भी जो देने वाले हैं, अगर काश को इसमें से देख रहा हो तो बड़ी मेरी कृपा होगी कि वो प्रीलिम्स की वीडियो मेरे चैनल पे देख रहा है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। तो ये एक यूपीएससी का 2024 का जो है क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नहीं नोट किया, आंसर इसका नहीं लिखा है इस पर। देखो क्वेश्चन है 45 नंबर है, आप देख लीजिएगा, 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा आपको, मैं इस तरफ हो जाता हूँ। तो पहले आर्थिक गतिविधियां, दूसरी तरफ है सेक्टर। इस तरफ नंबर 1 पे कृषि उत्पादक का भंडारण, सेक्टर द्वितीयक, है ना, यानी कृषि उत्पादक का जो भंडारण है वो किस सेक्टर में आता है? द्वितीयक में आता है। नंबर 2 डेयरी फार्म किस सेक्टर में? प्राथमिक। 3 नंबर खनिज की खोज, तृतीयक। नंबर 4 कपड़ा बुनाई, द्वितीयक। तो ये बेसिकली आपको दिया है, इसमें बोला गया है उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सम्मिलित हैं, यानी कितने सही सम्मिलित किए गए हैं, बराबर कितने सही लिखे हैं। उसके बाद नीचे कद नंबर 1, ए नंबर में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है केवल 3, डी में है सभी 4। तो आपको इसका उत्तर बताना है, आप बता सकते हो इसका उत्तर। तो हम आपको मिलेंगे अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में, अगले संडे को फिर से वीडियो लेके आएंगे। संडे को बेसिकली आ नहीं पाती, मंडे को वीडियो आई, क्योंकि बहुत रात को बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, फिर सोना भी तो होता है, सुबह जल्दी उठना होता है, फिर बहुत काम होते हैं सुबह सुबह, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको जरूर शेयर करोगे, सर शेयर जरूर करोगे, ठीक है? हम आपको मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।